गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। सो नाउन की आज लास्ट क्लास लेंगे। नाउन का आज प्रोबेबली क्लास सेशन 4 चल रहा है। ठीक है, इससे पहले अपन 3 सेशन ले चुके हैं। नाउन की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, सब कुछ उसमें अपन ने डिस्कस लिया। आज चौथा एंड आखिरी सेशन लेंगे। ठीक है, नाउन के टेक्निकली देखें तो नाउन के बारे में हम सब कुछ सीख चुके हैं। लेकिन आपने देखा होगा मैथ्स में भी हम पढ़ते हैं तो पूरा सब कुछ पढ़ने के बाद एक सम अप करते हैं। क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज आती है जिसमें क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं। कुछ उधर की नॉलेज तो होती है, बेसिक नॉलेज तो होती है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी होती है। तो सिमिलरली अब नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हुए कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं। देखो नाउन क्या था, हमने क्या सीखा था? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। तो हम जितने भी शब्द बोलते हैं, जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं, उसमें बार बार नाउन आता है। बार बार नाउन आता है। अपन किसी भी चीज को संबोधित करेंगे तो नाउन से ही संबोधित करेंगे, बिकॉज नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड तो नाउन है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो स्पेशल कैटेगरी, जो स्पेशल नाउन्स हैं, स्पेशल नाउन्स कह सकते हैं उसको। ठीक है, वो एग्जाम में आते हैं और उनके लिए स्पेशल रूल्स बने हुए हैं। ठीक है, डे टू डे लैंग्वेज में यूज करने वाले भी हैं। ठीक है, उन्हीं पर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो वो वाले नाउन हम आज की क्लास में सीखेंगे। बाकी डेफिनेशन वाइज नाउन सीख लिया, क्लासिफिकेशन वाइज सीख लिया, सिंगुलर से प्लूरल कैसे करते हैं वो सीख लिया, काउंटेबल अनकाउंटेबल कैसे करते हैं वो सीख लिया, दूसरी चीज वर्ब कैसे चलाते हैं वो भी सीख लिया। बाकी ऐसे टेक्निकल रूप से नाउन हमारा कवर हो चुका है। चलिए अब देखिए, मैं कुछ वर्ड्स डाल रहा हूं आपके सामने, ध्यान से देखेंगे। मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउस्टिक्स, एथिक्स। ये कुछ वर्ड्स डालने मैंने, है ना। सबसे पहले तो इनमें से किसी का मीनिंग समझ में नहीं आता हो तो पूछो, बोलो। अकाउस्टिक्स, अकाउस्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ साउंड। स्टडी ऑफ साउंड। ये सब जितने भी वर्ड्स अपन ने ऊपर लिखे हैं, ये किसी न किसी की स्टडी है। ये किसी न किसी टॉपिक की स्टडी, मतलब सब्जेक्ट सही है ना। तो ये क्या है? सब्जेक्ट ऑफ अकाउस्टिक्स इज अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी व्हाट? साउंड। साउंड को अपन विस्तार रूप से सीखते हैं, उस सब्जेक्ट को कहते हैं अकाउस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट एथिक्स। एथिक्स एंड मॉरल साइंस। कहते हैं तेरे में एथिक्स नहीं है क्या, यानी बिल्कुल भी मॉरल्स नहीं है क्या तेरे अंदर? मॉरल साइंस सीखते हैं ना अपन। स्टडी ऑफ एथिक्स का मतलब हो गया स्टडी ऑफ मॉरल वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट। बस बाकी सबका मीनिंग तो आपको पता होगा, इसे स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हो बेटा, इन पे कुछ सेंटेंस देते हैं ना, और ध्यान से देखिएगा आप, और उसमें एरर निकालने की कोशिश करिए। सेंटेंस है, ध्यान से देखिए। पॉलिटिक्स इज ऑब्लिक आर अ गुड सब्जेक्ट। तो पॉलिटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट या पॉलिटिक्स आर अ गुड सब्जेक्ट? पॉलिटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। ओके, तो पॉलिटिक्स पे एक और सेंटेंस ले लो। अब बताना, द पॉलिटिक्स ऑफ द पीएम इज डर्टी या आर डर्टी? अब की बार आर। तो इस पॉलिटिक्स ने क्या गुनाह किया कि इसको इस दिया, और इस पॉलिटिक्स ने क्या अच्छा किया कि इसको आर दे रहे हो? भाई वर्ड तो वही है, नाउन तो वही है, नाउन तो वही है। फिर इस पॉलिटिक्स को इज और उसको आर क्यों, या फिर दोनों को? इससे पहले द आ रहा है, नो। ऐसा कोई लॉजिक नहीं। देयर इज नो सच लॉजिक कि अगर नाउन से पहले द आ जाए तो उसमें उसके उसके साथ लगने वाली जो वर्ब है, सिंगुलर प्लूरल, उसमें कोई फर्क आएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। हाँ, द जब किसी एडजेक्टिव के आगे आता है, अभी अपन थर्ड चैप्टर में सीखेंगे वो, जैसे द रिच, किसी एडजेक्टिव से पहले द आता है तो रूल्स हैं। बट अगर किसी नाउन से पहले द आ रहा है तो ऐसे कोई रूल्स नहीं है। समझ में बात? अगर मैं बॉय लिखता हूँ तो बॉय के साथ इज लगता है, मैं द बॉय लिख देता हूँ तो भी इजी लगेगा, तो भी इजी लगेगा। ओके, तो नाउन के लिए कोई रूल नहीं है। हाँ, पहले तो डिसाइड करो इज आएगा या आर आएगा दोनों में। पहले तो आंसर बताओ, फिर उसका लॉजिक बताओ। दोनों में इज? बोलो विनीत, दोनों में इज? देखो, इसमें तो आएगा इज, इसमें आएगा आर, इसमें आएगा इज, इसमें आएगा आर। बताओ कैसे, मतलब क्यों? ट्राई टू फाइंड आउट द लॉजिक। अगर आप लॉजिक पता कर पाए तो रूल भी याद हो जाएगा। आप चलो ऊपर वाले वर्ड्स को भूल जाओ, केवल ये दो सेंटेंस देखो। आप आपके लिए क्वेश्चन ये समझो, भाई आपको ये पता लगाना है कि इसके साथ पॉलिटिक्स, इस वाले पॉलिटिक्स के साथ इस सही क्यों है और उस वाले पॉलिटिक्स के साथ आर सही क्यों है। अच्छा, उसमें ए लिखा हुआ है। ओके,
ये लो ए हटा देता हूं। अब आर कर दें। हम्म, वो सिंगुलर क्यों है वही तो पूछ रहा हूं मैं, वो तो समझ में आ रहा है सबको, ये तो सबको समझ में आ रहा है। यस, राजनीति है, वेरी गुड वेरी गुड। यही तो बस समझनी है। देखो ऊपर वाले वर्ड्स जितने भी वर्ड्स हैं, जब 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 एक सब्जेक्ट का काम करें तब तब वो सिंगुलर माने जाते हैं, ठीक है, अदरवाइज वो प्लूरल माने जाते हैं। ओके, अब यहां पे मैंने लिखा पॉलिटिक्स इज या आर ए गुड सब्जेक्ट, तो मैं पॉलिटिक्स को एक सब्जेक्ट कह रहा हूं, तो मैंने पॉलिटिक्स तो बहुत विस्तृत है, लेकिन उसको मैंने पैक कर दिया, एक सब्जेक्ट के अंदर बांध दिया, अब ये एक पूरा एक पैकेट बन गया सब्जेक्ट का। तो अभी तो ये मैंने जितनी भी विस्तृत पॉलिटिक्स थी उसको समेट दिया और एक सब्जेक्ट में पैक कर दिया, तो अब ये सिंगुलर बन गई, अब ये क्या बन गई, सिंगुलर। तो इसीलिए इस वाली पॉलिटिक्स को मैंने सब्जेक्ट के अंदर पैक कर दिया, इसलिए मैं लिख दूंगा इज। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, पीएम की पॉलिटिक्स जो है वो डर्टी यानी कि गंदी है, इस तरीके से मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स, विस्तृत पॉलिटिक्स के बारे में कह रहे हो, वहां पे पॉलिटिक्स का मतलब है, यहाँ पे पॉलिटिक्स का मतलब है राजनीति, और वहां पे पॉलिटिक्स का मतलब है राजनीतिक विज्ञान, जो सब्जेक्ट आता है 11th क्लास में, आप चूज कर सकते हैं अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम में जाते हैं तो, पॉलिटिकल साइंस जिसको अपन कहते हैं। यहाँ पे पॉलिटिक्स का मतलब है राजनीतिक विज्ञान, जो वो सब्जेक्ट है, और यहाँ पे पॉलिटिक्स विस्तृत राजनीति है, इसलिए इसके साथ आ आएगा, इसके साथ इस आएगा। समझ आया अभी? चलो एक सेंटेंस और लेते हैं इसी के टॉपिक से। इकोनॉमिक्स इज या आर स्कोरिंग सब्जेक्ट, the economics of the country is या are in a bad shape। तो सिमिलरली यहाँ पे इकोनॉमिक्स को एक सब्जेक्ट के रूप में बांध दिया, तो क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक्स इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जैसे आप 11th क्लास में इनकेस कॉमर्स फील्ड लेते हैं, या इकोनॉमिक्स वैसे किसी के साथ भी ले सकते हैं, साइंस के साथ भी ले सकते हैं, तो अक्सर टीचर्स आपको कहेंगे कि बेटा इकोनॉमिक्स पे ध्यान दे लो, ये आपको स्कोर करके देगा, ये आपकी परसेंटेज बनाएगा, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट के रूप में पैक कर दिया इसको, तो क्या आएगा, इज। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री, यहाँ पे देश की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, वहां पे इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स मतलब वो सब्जेक्ट है जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र, यहाँ पे इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था है वो पूरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इन ए बेट। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सब वर्ड्स के साथ कोई भी कभी भी सेंटेंस आ सकता है, जब वो उसको सब्जेक्ट का रूप दे दें तब सिंगुलर मान लेना, अदरवाइज प्लूरल मान लेना। हालांकि सबके आगे ऐसा रहा है, देखो ये सब प्लूरल है, ये सब क्या है भाई, एस जिस क्या ऐसे ये लग जाता है जिस नाउन के आगे, वो नाउन प्लूरल होता है ना, तो ये सारे के सारे नाउन वैसे जनरली प्लूरल हैं, क्या है, प्लूरल है, बट इसको जब जब एक सब्जेक्ट में पैक कर देते हैं तब ये सिंगुलर की तरह ट्रीट किए जाते हैं, बस इतना सा रूल याद रखना है। ओके, चलिए, तो इसके जो रूल्स हैं वैसे मैं बता चुका हूं, हम नोट डाउन करें तो ये कर सकते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग विषयों के नाम की तरह करें तो वर्ब सिंगुलर लगाते हैं इनके साथ में, यानी खुद भी ये सिंगुलर की तरह ट्रीट होते हैं, और दूसरे अर्थ में, दूसरे किसी भी अर्थ में इनको, इनके साथ वर्ब जो लगेगी वो कैसी लगेगी, ये वर्ब ही तो है, ये वर्ब ही तो है जो डिसाइड हो रही है। देखो वर्ब जो होती है हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड होती है, ये सीखा है हमने। तो ये सब्जेक्ट की तरह आ रहे हैं ना, ये सब्जेक्ट की तरह आ रहे हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, जो वर्ब से लेफ्ट साइड में होता है, ये भी सब्जेक्ट की तरह आ रहे हैं। तो अब अगर ये सब्जेक्ट की तरह आ रहे हैं तो उनको डिसाइड करना पड़ेगा, ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। अब ये सिंगुलर प्लूरल है या नहीं है, वो उसका रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर विषयों की तरह है तो ये सिंगुलर है, इनके साथ में वर्ब भी सिंगुलर, दूसरे किसी भी अर्थ में ये सब प्लूरल है तो फिर इनके साथ वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, देखो सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि सब्जेक्ट वर्ड लिखा हुआ है, कल को मैं यहाँ पे लिख दूं कॉन्सेप्ट, तो भी वो एक सब्जेक्ट ही है, तो वर्ड चेंज हो सकता है। यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब समझ, सब्जेक्ट मतलब एक विस्तृत इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स को पैक करके एक बंडल में पैक कर दिया, अब उसको आप एक सब्जेक्ट का नाम दो, एक कॉन्सेप्ट का नाम दो, एक बुक का नाम दो, तो वो हम हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। ओके, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसके ऊपर सेंटेंसेस आएंगे, फिर उसको वहां पे सॉल्व करेंगे। चलें नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ये एक्स्ट्रा नाउन पढ़ रहे हैं अपन, मतलब नाउन एक्स्ट्रा क्या पढ़ रहे हैं, तो इजी नाउन है बट इनके कुछ कुछ एक्स्ट्रा यूजेस, मिसलेनियस यूजेस पढ़ रहे हैं अपन नाउन के, और डे टू डे यूज में आने वाले नाउन है ये सारे। ओके, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट बंडल ऑफ वर्ड्स देखिए, अब वापस कुछ बंडल ऑफ वर्ड्स दूंगा मैं आपको, उससे पहले सेंटेंस। से माई रेस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स मतलब
सेम आई रेस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स। क्या तुम्हारे पेरेंट्स को मेरा सम्मान या रिस्पेक्ट, कहते हैं ना कि पापा मम्मी को मेरा हाय बोलना। अब आजकल मॉडर्न जमाना है तो हाय हेलो बुलवाते हैं, वैसे एक्चुअली पेरेंट्स को क्या देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, नमस्ते बोलना, ऐसे कहते हैं ना मम्मी पापा को मेरा नमस्ते बोलना। नमस्ते बोलना क्या रिस्पेक्ट ही तो है। तो इस तरीके से एक सेंटेंस लिखा कि सेम आई रेस्पेक्ट, मेरा रेस्पेक्ट देना या मेरा रेस्पेक्ट कहना, किसको, आपके पेरेंट्स को। ठीक है, देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रेस्पेक्ट, उसका मतलब होता है सम्मान। ठीक है, देखो ये सम्मान अभी इस पोजीशन पे एक नाउन की तरह आ रहा है। किसकी तरह आ रहा है, नाउन की तरह आ रहा है। यही सम्मान वर्ब की तरह भी आ सकता है, जैसे कि आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स। आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे वर्ब का काम कर रहा है से मतलब कहना। तो वर्ब के बाद जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह जो आता है वो होता है नाउन। हमने नाउन की डेफिनेशन में सीखा है, ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का काम करता है उसको नाउन बोलते हैं। तो अभी ये वर्ब के बाद आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो नाउन है। वर्ब के बाद दोबारा वर्ब थोड़ा आएगी, वर्ब के बाद दोबारा नहीं आएगी ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फिर वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह नाउन आ गया। तो इस जगह ये रेस्पेक्ट जो है एज ए नाउन यूज हो रहा है, इस जगह रेस्पेक्ट एज ए वर्ब यूज हो रहा है। जब रेस्पेक्ट वर्ब की तरह यूज होगा तब क्या होगा क्या नहीं होगा ये वर्ब चैप्टर में सीखेंगे। इसकी रेस्पेक्ट बोलेंगे, रेस्पेक्ट्स बोलेंगे, रेस्पेक्टेड बोलेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी ये वर्ब चैप्टर में सीखेंगे। यहां सीखना है कि सर जब ये नाउन की तरह है तो क्या करना है, तो नाउन की तरह है तो कुछ मत करना, हर हाल में प्लूरल लिखना है इसको, हर हाल में प्लूरल लिखना। रेस्पेक्ट नाउन सिंगुलर कभी यूज होता ही नहीं है, हमेशा रेस्पेक्ट्स होता है। हमेशा इसको क्या लिखना, प्लूरल लिखना। तो क्या गलती हो गई सेंटेंस में, से माय रेस्पेक्ट्स टू योर पेरेंट्स। और इसी कैटेगरी में कुछ वर्ड्स और हैं, जैसे एक तो रेस्पेक्ट है, दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं हम। हाँ, ही ऑफर्ड हिज कॉन्डोलेंस टू हिज फ्रेंड। कॉन्डोलेंस का मतलब पता है किसी को, सांत्वना, सांत्वना। उसने अपने फ्रेंड को सांत्वना ऑफर करी या सांत्वना दी। सपोज करो फ्रेंड के घर में कोई ट्रेजेडी हो गई तो आप अपनी फ्रेंड को सांत्वना ऑफर करते हो ना, मतलब उसको सांत्वना देते हो, एक तरीके से फोन करते हो, उसके पास जाते हो, उसको कहते हो कि कोई बात नहीं, हिम्मत मत हार, इस तरीके से। तो सांत्वना देना समझ गए ना। तो उसने अपने फ्रेंड को क्या दी, सांत्वना। तो यहां पर ये भी एज ए नाउन यूज हो रहा है, क्योंकि वर्ब के बाद आ रहा है। वर्ब के बाद जो भी चीज आएगी वो ऑब्जेक्ट होगी, और ऑब्जेक्ट का काम नाउन करता है। ये जैसे वर्ब के बाद आ रही थी तो ये भी नाउन था। तो जब जब ये वर्ड्स नाउन की तरह यूज होंगे तो प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे। कैसे यूज होंगे, प्लूरल फॉर्म में। तो ये कॉन्डोलेंस भी गलत हो गया, क्या हो जाएगा, एक्चुअली वो फ्रेंड को सांत्वना नहीं दे सकता, वो फ्रेंड को सांत्वनाएं देगा। इट विल बी यूज्ड एज प्लूरल फॉर्म। ओके, तो एक वर्ड आ गया रेस्पेक्ट, एक वर्ड आ गया कॉन्डोलेंस, और लास्ट वाला देखो, फिर उसके बाद सारे वर्ड्स बता देते हैं। प्लीज एक्सेप्ट माई कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ग्रैंड सक्सेस इन द एग्जाम। इस एग्जाम में आपकी जो ग्रैंड सक्सेस हुई है, जो आपने सक्सेस प्राप्त करी, सफलता प्राप्त करी है, ग्रैंड मतलब विशाल भव्य सफलता प्राप्त करी है, उस पे मेरा कॉन्ग्रेचुलेशन स्वीकार करें। तो एक्सेप्ट इस वर्ब, स्वीकार करें, उसके बाद क्या स्वीकार करें, तो ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा प्लीज एक्सेप्ट दिस पेन, तो पेन ऑब्जेक्ट होगा। उस पेन की जगह मैं आपको पेन नहीं दे रहा हूं, मैं कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहा हूं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑब्जेक्ट हो गया। तो पेन नाउन था तो वो भी नाउन था, पेन नाउन था तो वो भी नाउन था ना। और नाउन होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशन कभी भी नहीं होगा, क्या होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बधाई नहीं होता, बधाइयां होता है। ओके, क्लियर। तो अब बाकी सारे वर्ड्स लिख देते हैं, देखो ध्यान से। इन वर्ड्स का एक बंडल है, पहला है कॉन्ग्रेचुलेशंस, फेलिसिटेशंस, इन सब का मीनिंग भी बता देंगे अगर किसी का नहीं आता तो। ग्रीटिंग्स, विशेस, कॉन्डोलेंसेस आ गया इसमें, रेस्पेक्ट्स इसमें आ गया, रिगार्ड्स। कभी भी लेटर के नीचे रिगार्ड थोड़ा ना लिखते हैं, रिगार्ड्स लिखते हैं। हाँ, रिगार्ड को वर्ब की तरह लेंगे तो फिर रिगार्ड लिख सकते हैं, जैसे आई रिगार्ड हिम, मैं उसको सम्मान देता हूं। तो यहाँ पे आई के आगे वर्ब की नाउन इसके सब्जेक्ट के आगे आ रहा है तो वो एज ए वर्ब आ रहा है, तो वर्ब की तरह आ रहा है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये ऐसे ऐसे हट भी सकता है अगर ये वर्ब की तरह है तो, लेकिन अगर ये नाउन की तरह आएंगे तो फिर ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएंगे। और नाउन की तरह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं कैसे पहचानेंगे, अगर ये वर्ब के बाद आ रहे हैं तो एज एन ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं, और ऑब्जेक्ट की तरह यूज वर्ब नहीं होती, नाउन होती। ठीक है, नाउन इज अ वर्ड व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट और ए कॉम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस। ओके, रिग्रेट्स,
थैंक्स। ठीक है, पहले तो इनमें से किसी का मीनिंग समझ में नहीं आता। फेलिसिटेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आर वन एंड द सेम थिंग। फेलिसिटेशंस भी बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बधाइयां, दोनों एक ही वर्ड है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट, ग्रीटिंग्स समझ में आता ही होगा। ठीक है, विशेस भी समझ में आता ही होगा, गुड विशेस देते हैं अपन। कॉन्डोलेंसेस बता ही दिया। रेस्पेक्ट्स यानी सम्मान, रिगार्ड्स यानी भी सम्मान, दोनों एक ही बात है, रिस्पेक्ट्स या रिगार्ड्स। रिग्रेट्स, रिग्रेट्स होता है शौक व्यक्त करना, शौक, दुख व्यक्त करना। ठीक है ना, खेद व्यक्त करना, दुख या खेद व्यक्त करना। ओके, थैंक्स सब समझती हूँ। अब देखो हम हमेशा ऐसे ही बोलते हैं ना, थैंक्स, ऐसे थोड़ा बोलते हैं कभी थैंक नहीं बोलते ना। हाँ, थैंक यू जरूर बोलते हैं, क्योंकि वहां पे थैंक वर्ब हो गया, वहां पे थैंक वर्ब हो गया। और थैंक्ड भी लगा देते हैं कई बार, तो वो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। लेकिन जब जब इसको एज ए नाउन यूज करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, थैंक्स। ओके, तो इन सब वर्ड्स के साथ जो रूल चलेगा, ये इन शब्दों का प्रयोग यदि नाउन की तरह किया जाए तो ये हमेशा क्या होंगे, प्लूरल फॉर्म में ही आएंगे। इज दिस क्लियर? बोलो, ठीक है ना? ओके, चलें नेक्स्ट बंडल ऑफ वर्ड्स पे। देखो इन इन सब का प्रयोग नाउन की तरह होना चाहिए, नाउन की तरह होना चाहिए, तो यहाँ एस लगेगा, यहाँ एस लगेगा, यहाँ एस लगेगा। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेट, देखो कॉन्ग्रेचुलेट को वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे आई आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। अब यहाँ पे ये नाउन की तरह नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये मेन वर्ब बन के आया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये मेन वर्ब बन के आया है। अब इसके आगे एस लगना नहीं लगना वो इस रूल के हिसाब से नहीं चलेगा। अब इसके आगे एस लगेगा या नहीं लगेगा वो वर्ब के हिसाब से देखेंगे, आई के हिसाब से नहीं लगेगा, अगर मैं आई के हिसाब से ही लिख दूं तो फिर लगेगा। तो आई के साथ क्यों लगा और ई के साथ क्यों नहीं लगा, ये सब वर्ब के कॉन्सेप्ट से हम सीखेंगे वर्ब में। ठीक है, अगर ये नाउन की तरह आ रहा है तो फिर हमेशा ही लगेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो इन सारे वर्ड्स को डे टू डे में जब अपन यूज करें ना बेटा, हिंदी इंग्लिश मिक्स में भी जब यूज करें तो ऐसे यूज करें। जैसे कभी भी किसी को ना बोले कॉन्ग्रेचुलेशन, हमेशा क्या बोलें, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आपकी इंग्लिश के जो वो यूसेज ऑफ वर्ड्स है ऑटोमेटिकली सुधरता चला जाएगा, कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलो नेक्स्ट बंडल ऑफ वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, रवि हैज अ सेविंग अकाउंट इन एसबीआई, मतलब एसबीआई इज ए बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें रवि का सेविंग अकाउंट है। इस सेंटेंस में कुछ गलती दिखाई दे रही है आपको क्या? सेविंग में क्या गलती है? सेविंग्स अकाउंट होता है, कभी भी सेविंग अकाउंट नहीं होता है, क्या होता है, सेविंग्स। अच्छा चलो अकाउंट अकाउंट छोड़ो, हम कभी कहते हैं कि जैसे हम जैसे हमारे पिगी बैंक में कुछ पैसा हमने इकट्ठा कर लिया, हम कहते हैं हमारी बचत है, कहते हैं ना मैंने कुछ सेविंग करी है, गलत कहते हैं, क्या होना चाहिए, मैंने कुछ सेविंग्स करी है। करेक्ट वर्ड इज सेविंग्स। ओके, तो रवि हैज ए सेविंग अकाउंट नहीं होगा, क्या होगा बेटा, रवि हैज ए सेविंग। इसमें भी कुछ बंडल ऑफ वर्ड्स आएंगे, बाकी सेंटेंस देखते हैं एक बार। He put all his saving into buying a boat, उसने अपनी सारी जीवन भर की कमाई या बचत जो है एक बोट खरीदने में लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, सेविंग्स। अच्छा, अगर किसी का अकाउंट है किसी बैंक में तो पासबुक इश्यू होती है, पासबुक इश्यू होती है, सेविंग जो अकाउंट होता है हमारा, उस पासबुक के ऊपर भी लिखा रहता है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो या आपके पासबुक ना देखिए, आपके मम्मी पापा की पासबुक देखियो, बैंक की पासबुक, तो लिखा रहता है सेविंग्स बैंक पासबुक, सेविंग्स अकाउंट या सेविंग्स सेविंग्स अकाउंट लिख लो, सेविंग्स अकाउंट पासबुक, अकाउंट पासबुक ये छपा हुआ रहता है उस पर, कभी भी ऐसे नहीं छपा रहता है कि सेविंग अकाउंट पासबुक। या फिर कभी आप अकाउंट खुलवाने जाओ, क्योंकि जैसे जैसे अभी आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो आपको अकाउंट विल बी कंपलसरी कंपोनेंट फॉर यू, स्कूल में भी मांगा जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट का नंबर चाहिए। ठीक है, तो जब कंपलसरी होगा आप जाएंगे तो कभी आपको बैंक में जाना हो तो देखना फॉर्म भी मिलेगा आपको, है ना, सेविंग अकाउंट खोलने के लिए, तो उसमें सेविंग नहीं लिखा हुआ होगा, क्या लिखा हुआ होगा, सेविंग्स अकाउंट। ओके, ठीक है, तो ये तो वर्ड क्लियर हो गया, सेविंग्स होता है, सेविंग नहीं होता है। आगे आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो सेव को एज ए वर्ब यूज कर रहे हो, सेव को ऐसे वर्ब यूज कर रहे हो, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा रहे हो तो फिर सेविंग भी करेक्ट वर्ड है। उसको एज ए वर्ब यूज करके, जैसे सपोज करो गो, गो एक वर्ब है, तो गो क्या क्या आईएनजी गोइंग फॉर्म हो जाती है ना, उसकी जेरंड फॉर्म कहते हैं उसको, किसी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म वाली आईएनजी फॉर्म को क्या कहते हैं, जेरंड फॉर्म, या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, दो फॉर्म होती है जिसमें अपन आईएनजी लगा देते हैं। तो अगर आप उसको एज ए वर्ब यूज कर रहे हो और उसके आगे आईएनजी लगा रहे हो तब उस केस में सेविंग सही है।
उसके जैसे मैं कहता हूं आई एम सेविंग मनी, मैं पैसा सेव कर रहा हूं, तो यहाँ पे सेविंग बचत, ये नाउन थोड़ी ना है, यहाँ पे सेविंग वर्ब है। जैसे सेंटेंस लिखता हूं मैं, एम सेविंग आई एम सेविंग मनी। अब देखिए यहाँ पे आई हो गई सब्जेक्ट, एम सेविंग हो गई वर्ब, और किसको बचा रहा हूं, मनी हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये एज ए वर्ब यूज हो रहा है। अब वर्ब के आगे तो आईएनजी फॉर्म लग सकती है। अब यहाँ पे सेविंग्स नहीं हो सकता, अब यहाँ पे सेविंग्स नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे ये है सब्जेक्ट, हैज हो गई वर्ब, और ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। तो ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है ना, ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। अब जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो फिर यहाँ पे सेविंग्स आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन। कुल मिला के अगर नाउन की तरह यूज होगा तब अपन सेविंग्स कहेंगे, अदरवाइज सेविंग भी करेक्ट वर्ड है। ऐसा मत मानना कि सेविंग है ही गलत वर्ड, सेविंग कभी भी आ जाए गलत होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं। सेविंग वर्ब की तरह आएगा तो करेक्ट है, जैसे आई एम सेविंग में यहाँ पे सेविंग वर्ब है, बट सेविंग अगर नाउन की तरह आएगा तो इनकरेक्ट है। ओके, समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट। पीटर यूज्ड एन अनफेयर मीन टू पास दिस एंट्रेंस एग्जाम। पीटर ने इस एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए, अनफेयर का मतलब होता है गलत तरीका या बेईमान तरीका, अनफेयर विच इज नॉट फेयर, जो सही नहीं है, गलत तरीका। मीन का मतलब होता है तरीका, यूज किया। क्या गलती है सेंटेंस, मतलब गलती तो है, उसने गलत तरीका यूज किया, बट ग्रामेटिकली क्या गलती है, क्या पास। देखो बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं नाउन, तो आई एम मेकिंग यू फोकस ऑन नाउन, है ना। तो देखो यहाँ पे पास तो एक वर्ब है, एग्जाम को पास करना ये तो क्रिया है। आप फोकस करो इस सेंटेंस में नाउन कहाँ आ रहा है और वो करेक्टली यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम पूरे चैप्टर में यही पढ़ रहे हैं कि नाउन कब तो सिंगुलर आता है कब प्लूरल आता है, यही पढ़ रहे हैं। तो पहले तो चेक करो कि कहाँ कहाँ नाउन आ रहा है और फिर वो सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से सही आ रहा है। मीन्स, वेरी गुड। देखो पीटर सब्जेक्ट, यूज्ड वर्ब, क्या यूज किया उसने, ये यूज किया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन, दैट मीन्स ये नाउन है। और मीन यानी तरीका, जब भी एज ए नाउन यूज होगा तो मीन नहीं होगा, क्या होगा, मीन्स। क्या होगा, मीन्स। अब ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे वन लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, तो एन के हिसाब से तो आप मीन ही करो, मीन्स क्यों कर रहे हो, नहीं। मीन कोई वर्ड ही नहीं है, एज ए नाउन कोई वर्ड ही नहीं है मीन। तो मीन का मतलब देखो, एक मीन ये भी होता है, जैसे आई मीन टू से, ऐसे कहते हैं ना कई बार अपन, आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब ये यहाँ पे एज ए वर्ब यूज हुआ है, यहाँ पे एज ए वर्ब यूज हुआ है। लेकिन जब ये एज ए नाउन यूज होगा, एज ए नाउन यूज होगा, तब मीन नाम का कोई वर्ड नहीं है, तब क्या वर्ड है, मीन्स। तो क्या गलती हो जाएगी इसमें, रवि यूज एन अनफेयर मीन्स, कहाँ गया, रवि यूज एन अनफेयर मीन्स। ओके फाइन। चलो अब बंडल ऑफ वर्ड्स देखो, पहला आ गया आपके सामने अर्निंग्स, अर्निंग नहीं होता, क्या होता है, अर्निंग्स। सेविंग्स, उसके सेंटेंस यूज कर लिया अपन ने। टाइडिंग्स, अब इसका मीनिंग बताते हैं। वेजेस मीन्स, अब इसमें से कौन कौन से वर्ड्स यूज कर लिया अपन ने, सेविंग्स यूज कर लिया और मीन्स यूज कर लिया। ठीक है, अर्निंग्स का मतलब सबको पता ही होगा, कमाई, इनकम। टाइडिंग्स एंड वेजेस का मतलब पता है किसी को, टाइडिंग्स, वेजेस यानी तनख्वाह, ओके कह सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, आपने सही पकड़ा है, लेकिन एग्जैक्ट अभी बताते हैं। हाँ, टाइडिंग्स का मतलब बताओ, पहले इसको क्लियर करते हैं फिर बात करते हैं वेजेस की। टाइडिंग्स, नो आइडिया, इसका मतलब होता है न्यूज या समाचार, न्यूज या समाचार, इंफॉर्मेशन। ओके चलो अब वेजेस की बात करते हैं। तो देखो बेटा, तीन, जो भी इंसान जो भी काम करता है उसके बदले में उसको पैसा मिलता है, तो वो तीन तरह के से डिवाइड किया गया, आप इकोनॉमिक्स में सीखोगे बेटर, ये तीन तरीके से डिवाइड किया गया है। या तो नहीं, एक तरीके से देखा जाए तो चार तरीके हो गए, या तो होता है फीस, या होता है वेजेस, या होता है सैलरी, या होता है प्रॉफिट। इंसान कोई भी काम करता है, बदले में जो पैसा मिलता है, या तो वो उसकी फीस होती है, जो पैसा मिल रहा है उसको काम करने के बदले में, या उसकी वेजेस होती है, या सैलरी होती है, या फिर प्रॉफिट होता है। फीस मिलती है सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कौन होते हैं, जैसे डॉक्टर,
टीचर, एक्टर, डांसर, इनकी कोई दुकान नहीं है, ये खुद ही इनकी दुकान, खुद जो बॉडी है ना उनकी, वही उनकी चलती फिरती दुकान। जैसे डॉक्टर जहां जाएगा इंजेक्शन लगाएगा पैसे मांगेगा, लॉयर, एक्टर, टीचर, जहां खड़ा हो जाए वहीं दुकान है। ओके, समझ रहे हो? इनको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पीपुल। इनको एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए कहीं नहीं जाना, ये अपने आप में एम्प्लॉयड है। ठीक है, उनको मिलती है फीस। जैसे अभी आप टीचर को फीस देते हो, आप ऐसे कहते हो कि सर लो आपकी तनख्वाह, तनख्वाह थोड़ी नहीं, ये फीस है। ठीक है, वेजेस या सैलरी जो होती है वो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो तो मिलती है, बट दोनों में डिफरेंस है। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, और सैलरी का मतलब होता है तनख्वाह। ठीक है, यानी कि प्रोफेशनल लोगों को सैलरी मिलेगी, और जो अनप्रोफेशनल लोग हैं, जैसे मेहनत मजदूर, जैसे मान लो किसी ने मकान बनाया, आपका मकान बना के दिया, तो आपने जो उसको पैसे दिए उसको कहेंगे वेजेस। उसको क्या कहेंगे? वेजेस। दिहाड़ी भी बोलते हैं, मजदूरी भी बोलते हैं, और सैलरी मतलब तनख्वाह। और प्रॉफिट बिजनेसमैन को मिलता है। बिजनेसमैन जब कोई भी दुकान चला रहा है तो बदले में उसको जो मिल रहा है पैसा, उसको आप फीस थोड़ा ना कहोगे, उसको आप सैलरी भी नहीं कहोगे, तनख्वाह थोड़ा ना, किसी के लिए थोड़ा ना काम कर रहा है, उसको जो मिल रहा है वो प्रॉफिट। तो आपको जो पैसा मिलता है वो अलग अलग आपके प्रोफेशन के हिसाब से उसको अलग अलग नाम दिया गया है। ओके, बेटर आप इकोनॉमिक्स में सीखेंगे। तो वेजेस का मतलब भी समझ में आया क्या? मजदूरी है, मजदूरी। ओके, क्लियर है? हाँ, किसी किसी केस में इसको तनख्वाह के रूप में भी यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मान लो आप जिस जगह काम कर रहे हो वहां आपकी पोस्ट इतनी बड़ी नहीं है, छोटी पोस्ट है, तो आपकी जो चीज आपको मिल रही है उसको वेजेस बोल दिया जाता है। और आपकी पोस्ट अच्छी है, जैसे कलेक्टर को वेजेस थोड़ा ना मिलेगा, कलेक्टर को सैलरी मिलेगी, लेकिन कोई पियोन है किसी ऑफिस में तो उसको वेजेस मिलेंगे। समझ गए? ओके, पोस्ट पे डिपेंड करेगा। चलिए, तो ये 3 सेंटेंस हो गए। हाँ, इन शब्दों का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में। सब क्या गैस लगा हुआ है देखो? व्हेन दे आर यूज्ड एज नाउन, याद रखना, व्हेन दे आर यूज्ड एज नाउन तो वो हमेशा क्या रहेंगे? प्लूरल रहेंगे। और अगर ये प्लूरल रहेंगे तो फिर इनके साथ में वर्ब भी कैसी चलेगी? प्लूरल चलेगी। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, अवर मीन्स। देखो, शुरू के 3 सेंटेंस में तो हमने ये डिसाइड किया कि सेविंग गलत, मीन गलत। एस लगाओ, एस लगाओ, एस लगाओ, वो खुद प्लूरल बन जाएंगे। खुद क्या बन जाएंगे? प्लूरल। अब अगले सेंटेंस में देखो, मैंने प्लूरल की तरह यूज किया है इनको, लेकिन फिर अगर ये प्लूरल की तरह यूज हो रहे हैं तो फिर इनके साथ में वर्ब भी कैसी चलेगी? प्लूरल चलेगी। तो बताओ, अवर मीन्स इज स्कार्स या आर स्कार्स? आर। अवर मीन्स आर स्कार्स। हमारे मीन्स का मतलब होता है साधन या सोर्सेस। या सपोज करो मेरे को कोई काम करना है तो उसके लिए जो भी मेरे पास चीजें पड़ी हैं उसको कहूंगा मैं मीन्स। तो हमारे पास जो साधन है वो स्कार्स है। स्कार्स का मतलब होता है कम है, जिनकी कमी होती है स्कैरसिटी बोलते हैं। स्कैरसिटी मतलब कमी होना, स्कार्स होना यानी कम होना, सीमित मात्रा में होना। तो हमारे पास जो साधन है वो सीमित है, इसीलिए सो वी शुड कंज्यूम दैम कंसाइसली। कंसाइसली का मतलब होता है सोच समझ के, दिमाग से। ठीक है ना? तो हमको सोच समझ के उनको कंज्यूम करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो भी साधन जो मीन्स है हमारे वो स्कैर्स हैं। स्कैर्स है मतलब कम है। तो मीन्स के आगे क्या लगेगा? कौन सी वर्ब लगेगी? प्लूरल वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब नहीं लगेगी, क्योंकि मीन्स जो है खुद प्लूरल की तरह यूज किया जाएगा। ओके, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, खुद भी प्लूरल की तरह आएंगे, और इनके साथ में अगर वर्ब लगेगी तो भी कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी। और इनके साथ में वर्ब कब लगेगी? जब ये खुद सब्जेक्ट का काम कर रहे हो। अगर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तब इनके हिसाब से वर्ब मत चला देना। ओके ना? ठीक है, नेक्स्ट बताओ, हिज सेविंग्स इज नॉट गुड या आर नॉट गुड? तो सेविंग्स यहाँ पे बचत का काम कर रहा है और प्लूरल की तरह यूज होगा, तो इसके साथ में वर्ब भी कैसे लगेगी? आर। ठीक है, हिज सेविंग्स आर नॉट गुड, हम ऐसे नहीं कहेंगे सेविंग्स इज नॉट गुड। लेकिन जनरली अगर ये रूल नहीं पढ़ाया होता तो आप में से शायद सारे बच्चे ये टिक करके आते, उसकी सेविंग्स अच्छी नहीं है। ठीक है, इजी लगा के आते, बट आज आज के बाद क्या लगाएंगे? हाँ, प्लूरल है ये। ओके, नेक्स्ट, द वेजेस इज या आर वेरी लो, वहां की जो मजदूरी है वो बहुत कम है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? वेजेस एज ए प्लूरल हो रहा है, द वेजेस आर वेरी लो। क्लियर है? ठीक है, लास्ट, द वेजेस ऑफ सिन इज या आर, वहां पे थोड़ा सा कट रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूं सेंटेंस को। लिखा हुआ है द वेजेस ऑफ सिन। सिन मतलब क्या होता है? पाप। सिन का मतलब क्या होता है? पाप। इज या आर डेथ? बताओ, आर बोलो। अब की बार इज आएगा ना? आपको शायद पहले भी बताया है कि प्रीपोजिशन से जब कनेक्शन होता है तो लेफ्ट साइड वाला मेन नाउन होता है।
तो सिन के हिसाब से तो नहीं चलेगा, चलेगा तो वेजेस के हिसाब से ही, बट वेजेस के हिसाब से भी इज चलेगा, आर नहीं चलेगा। उसका रीजन है यहाँ पे वेजेस का मीनिंग बदल गया। यहाँ पे ये जो वेजेस है इसका मीनिंग है मजदूरी। क्या यहाँ पे वेजेस का मीनिंग मजदूरी से है? यहाँ पे वेजेस का मतलब है आउटपुट या फिर फल। यहाँ पे वो कह रहा है पाप का फल डेथ होता है, यानी मृत्यु होती है, कहते हैं ना पाप का फल अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे वेजेस का मतलब फल से है, आउटपुट से है, रिजल्ट से है, इसीलिए मीनिंग बदल गए तो जज्बात भी बदल गए, जज्बात बदल गए तो वर्ब भी बदल गई। ओके, ठीक है, क्लियर है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वैसे जनरल यूज में उनका मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन कुछ स्पेशल केस में उसको अपन किसी और सेंस में यूज कर रहे होते हैं, तो अपन फिर जिस सेंस में यूज कर रहे होते हैं रूल भी उसी सेंस के चलेंगे। एक्चुअली ये वेजेस का मतलब यहाँ पे रिजल्ट से है। किससे है? अब रिजल्ट के हिसाब से तो इज लगता ना, यार लगता, इज लगता, इसीलिए यहाँ पे वेजेस के साथ भी क्या लगेगा, इज लगेगा। ओके, और ये अंग्रेजी की एक कहावत है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। अंग्रेजी की एक इडियम्स प्रोवर्ब्स पढ़ते हो ना आप, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, मुहावरे कहावतें, तो अंग्रेजी की एक कहावत भी है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। ओके, क्लियर है? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट बंडल ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे इसका रूल तो आपने पढ़ ही लिया है। यदि ये शब्द सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य करें तो वर्ब प्लूरल आएगी। सब्जेक्ट का कार्य करें, ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ये भी सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसके साथ प्लूरल, इसके साथ प्लूरल, लेकिन इसके साथ सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे वेजेस का मीनिंग ही चेंज हो गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। ये एक्सेप्शन लिख दिया मैंने, देखो आगे। एक्सेप्शन मतलब, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अपवाद, जो बाकी रूल से हटके चले उसको कहते हैं एक्सेप्शन। और इंग्लिश ग्रामर में सारी जितनी भी लैंग्वेज होती है उसमें जितने रूल्स होते हैं उतने एक्सेप्शंस होते हैं, जितने रूल्स होते हैं उतने ही अपवाद होते हैं। अपवाद मतलब जो रूल से हटके चले, तो ये रूल से हटके चल रहा है, आर की जगह क्या आ रहा है, इज आ रहा है, किसी भी कारण से। जैसे यहाँ पे वेजेस का मीनिंग चेंज हो गया, या ये कहावत है, किसी भी कारण से वो हटके चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एक्सेप्शन। क्या कहेंगे? एक्सपेक्शन नहीं, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। ओके, नेक्स्ट। हाँ जी, तो अगेन सम बंडल ऑफ वर्ड्स देखना। जूरी, गवर्नमेंट, आर्मी, कमिटी, बोर्ड, फैमिली एंड ऑडियंस। पहले तो इनमें से किसी का मीनिंग समझ में नहीं आता हो तो बताइए, बोलो। सबका मीनिंग आता है? जूरी का मतलब नहीं आता। जूरी का मतलब आता है किसी को? बोलो। जज। तो जज और जूरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ, देखिए, कुछ साल पहले कह सकता हूं, जब भारत देश आजाद हुआ था 1947, या उससे पहले भी ले लो, तो हमारे जो कोर्ट होता था, आपने तो कैट कोर्ट देखा नहीं होगा, भगवान करे कभी देखने की जरूरत भी ना पड़े, पर फिल्मों में तो देखा ही होगा। तो आजकल जो अभी जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसमें एक जज बैठता है और वो डिसीजन देता है। लेकिन कई देशों में आज भी ऐसा होता है, और इंडिया में भी पहले ऐसा होता था। आप में से अगर किसी ने, एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, रुस्तम, उसमें 1970 या 1960 की स्टोरी बताई है। तो उस वाली मूवी में वो जो हमारा इंडियन सुप्रीम कोर्ट दिखाया है, उसमें एक जज नहीं बैठा है। तो पहले ऐसा होता था कि एक जज नहीं बैठता था, जजेस का एक समूह बैठता था, ग्रुप ऑफ जजेस बैठते थे। फिर वो क्या करते थे, दलीलें पेश करते थे, सब लोग जैसे वकील या जो लोग अपने अपने बात को पेश करते थे। फिर वोटिंग होती थी उन 10 या 8 जजेस में से, उनमें से जो मैक्सिमम वोट मिलते थे उस हिसाब से डिसीजन लिया जाता था। जैसे सपोज करो 10 में से 7 जजेस ने कह दिया कि ये तो गिल्टी है, और 3 जजेस ने कहा नॉट गिल्टी, तो फिर उसको उस हिसाब से सजा दी जाती, उसको गिल्टी माना जाता था। कई बार नहीं होता जैसे जज सजा दे देता है या गिल्टी मान लेता है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं यार ये तो नॉट गिल्टी था, या नॉट गिल्टी कहता है तो कई लोग कहते हैं कि हाँ गिल्टी था। तो इस चीज से बचने के लिए ग्रुप ऑफ जजेस बिठाया जाता था, और हर एक कैडर का एक एक जज बिठाया जाता था जो अलग अलग विचारधारा रख सकता है, उस हिसाब से फिर जजमेंट लिया जाता था। ये पहले चलती थी हमारी न्याय व्यवस्था, आजकल ऐसा नहीं चलता, आज सिंगल जज बिठाते हैं, और कई देशों में आज भी ऐसा चलता है। तो वो जो ग्रुप ऑफ जजेस होता है ना, उसको कहते हैं ज्यूरी। तो ज्यूरी का मतलब आप लिख सकते हो ग्रुप ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं निर्णायक समिति, कमिटी ऑफ जजेस है एक तरीके से, कमिटी ऑफ जजेस। कमिटी का मतलब होता है समिति, देखो इसमें वर्ड आ भी रहा है कमिटी, कमिटी का मतलब क्या होता है? समिति। तो निर्णायक समिति जो निर्णय लेगी, जो जजमेंट देगी, उसकी समिति जो है उसको हम क्या कहेंगे? ज्यूरी कहेंगे। ओके, क्लियर? हाँ जी,
ये ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर, आपने अगर आइडेंटिफाई किया हो, दीज आर कलेक्टिव नाउन्स, दीज आर कलेक्ट। जो 5 तरह के नाउन सीखे थे हमने स्टार्टिंग में, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटरल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो बाकी सारे नाउन में से तो वर्ड्स आ रहे हैं, कलेक्टिव नाउन में से कम आए, तो एक रूल कलेक्टिव नाउन का भी पढ़ लेते हैं। ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। कलेक्टिव नाउन मतलब ग्रुप ऑफ सम पीपुल या ग्रुप ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स को अपन क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है ना। समूहवाचक संज्ञा, जिसमें किसी का भी समूह हो, जैसे फैमिली। अब फैमिली कोई एक इंसान का नाम थोड़ी ना है, या एक वस्तु का नाम है, नहीं है ना। फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ समथिंग, फैमिली में कुछ लोग हैं, कुछ वस्तुएं हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सब मिलकर फैमिली बन रहा है, तो ग्रुप ऑफ समथिंग है ना ये, तो फैमिली विल बी ए कलेक्टिव नाउन। आर्मी, गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट सरकार, को एक आदमी सरकार थोड़ी ना, समझ गए ना बात, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा डाउट होता है कि सर इसके साथ में ये जो कलेक्टिव नाउन्स हैं ये सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, इसका अक्सर डाउट होता है। और सिंगुलर प्लूरल का डाउट होता है तो इसके साथ में जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर चलेगी या प्लूरल चलेगी, इसका भी डाउट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये खुद सिंगुलर है या प्लूरल इसका डाउट है, तो उसके साथ में जो वर्ब चलेगी वो सिंगुलर हो या प्लूरल होगी, उसका भी डाउट चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो सेंटेंस देखते हैं, देखें, स्टार्ट करते हैं, देखना आप ध्यान से। द ज्यूरी कंसिस्ट या कंसिस्ट ऑफ 10 जजेस। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी अपन ने वर्ब पढ़ा नहीं है, अभी अपन ने वर्ब पढ़ा नहीं है, तो मैं खुद बता देता हूं कि इसमें से कौन सी सिंगुलर, अच्छा आप पहले जज एक गेस मारो कि इनमें से कौन सी सिंगुलर वर्ब है, कौन सी प्लूरल वर्ब है। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। अच्छा मुझे एक चीज बताना, आप ऐसे बोलते हो क्या, या आप आई छोड़ो, आप ऐसे बोलते हो वी गो या गोस टू स्कूल, क्या बोलते हो आप? वी गो टू स्कूल बोलते हो या वी गोस टू स्कूल बोलते हो? और अगर वी की जगह ही आ जाता है तो वी के साथ गो लगा रहे हो, ही के साथ गोस लगा रहे हो, दैट मीन्स गो प्लूरल हुआ ना। भाई वी प्लूरल है कि ही प्लूरल है? वी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आप गो लगा रहे हो और ही के साथ आप गोस लगा रहे हो, ही गोस टू स्कूल। तो नाउन जो होती है ना बेटा, वो वर्ब से बिल्कुल विपरीत होती है इस मायने में, नाउन के आगे एस लगने से वो नाउन प्लूरल माना जाता है ना, लेकिन वर्ब के आगे एस लगने से वो वर्ब सिंगुलर माना जाता है, उल्टा। तो इन दोनों में से सिंगुलर प्लूरल डिसाइड करना पड़े तो दिस वन इज द सिंगुलर वर्ब, दिस वन इज द सिंगुलर वर्ब एंड दिस वन इज द प्लूरल वर्ब। पहले तो ये चीज फिट बिठा लो माइंड, हालांकि इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अपन वर्ब चैप्टर में, अब एक सेंटेंस आ गया तो थोड़ा बहुत बता दिया मैंने, बाकी वर्ब के बारे में कैसे सिंगुलर कैसे प्लूरल, आईएनजी फॉर्म भी होती है, टेंसेस भी होते हैं, सब वर्ब में सीखेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि एस लगने के बाद जो वर्ब है वो सिंगुलर नहीं होती, क्या होती है, प्लूरल नहीं होती, क्या होती है, सिंगुलर होती है। जबकि नाउन तो एस लगने के बाद प्लूरल हो जाता है, जैसे बॉय का बॉयज, एस लगने से प्लूरल हो गया ना, बट वर्ब के आगे वो सिंगुलर हो गई। चलिए अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये ज्यूरी जो है सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब कौन सी लगाओगे, कंसिस्ट, और अगर ये प्लूरल है तो फिर इसके साथ कौन सी लगाओगे, कंसिस्ट। बोलो, द ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ 10 जजेस, द ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ 10 जजेस। मतलब आप ज्यूरी को सिंगुलर मान रहे हो या प्लूरल, ऐसे बता दो, फिर वर्ब तो अपन डिसाइड कर ही लेंगे। बोलो, ज्यूरी इस केस में सिंगुलर की तरह ट्रीट हो रही है कि प्लूरल? प्लूरल की तरह, तो प्लूरल की तरह ट्रीट हो रही है तो फिर तो ये आएगा आपके अकॉर्डिंग। सौम्य आप बोलो सिंगुलर, तो फिर आपके अकॉर्डिंग ये, आप बोलो सुप्रिया, आप बोलो विनीत, सिंगुलर मतलब कंसिस्ट, ओके, द करेक्ट आंसर इज कंसिस्ट। द ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ 10 जजेस। कंसिस्ट का मतलब होता है सम्मिलित करना, इस ज्यूरी में 10 जजेस सम्मिलित हैं, ठीक है। अभी बात करेंगे, रूल्स खोलेंगे, एक बार पहले सारे सेंटेंस देख लेते हैं, ओके। ज्यूरी पे ही एक और सेंटेंस दे रहा हूं, ध्यान से देखना। The jury was divided in their opinions. The jury were divided in their opinions. ज्यूरी जो है अपने ओपिनियन का मतलब होता है अपने, एक तरीके से राय मशवरा, अपने राय या मशवरे में वो डिवाइडेड थी, यानी कुछ जजेस तो कह रहे थे कि वो गिल्टी है और कुछ जजेस कह रहे थे वो नॉट गिल्टी है, तो वो डिवाइड हो गई ना अपने अपने ओपिनियन में, तो वो क्या हो जाएगा, द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड या वर डिवाइडेड, इसमें से वर्ब डिसाइड करो, बोलो। वॉज डिवाइडेड या वर डिवाइडेड?
वॉज डिवाइडेड, अब की बार आएगा वर डिवाइडेड। तो देखो भैया यहाँ पे ज्यूरी को के साथ में हमने सिंगुलर वर्ब लगाई है और यहाँ पे हमने ज्यूरी के साथ में प्लूरल वर्ब लगाई है। ओके, अब आप पैटर्न पहचानना, अगला सेंटेंस दे रहा हूं, पैटर्न पहचानना कि कब तो ज्यूरी को सिंगुलर माना है। इस सेंटेंस में ज्यूरी को सिंगुलर माना है, इस सेंटेंस में ज्यूरी को प्लूरल माना है। अब आप पैटर्न पहचानना। द आर्मी, आर्मी पे दोनों सेंटेंस ले लो, एक साथ ले लो, दोनों वाले सेंटेंस में आर्मी को सिंगुलर प्लूरल सोच के बताओ। द आर्मी ऑफ इंडिया इज हाईली डिसिप्लिन्ड या आर हाईली डिसिप्लिन्ड। इंडियन आर्मी जो है, आर्मी वाला समझते हो फौज, भारतीय फौज जो है वो बहुत ज्यादा हाईली डिसिप्लिन्ड है। डिसिप्लिन्ड यानी कि अनुशासित है ना, तो वो इज हाईली डिसिप्लिन्ड या आर हाईली डिसिप्लिन्ड, इज। ओके, वेरी गुड, ये थोड़ा आसान सेंटेंस था। द आर्मी हैज टेकन देयर पोजीशंस, या द आर्मी हैव टेकन देयर पोजीशंस, हैव, अब की बार क्या आएगा, हैव। तो अगेन पैटर्न पहचानो बेटा, यहाँ पे आर्मी के साथ में सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे आर्मी के साथ प्लूरल वर्ब। एक सेंटेंस और लेते हैं। The audience is requested to be in their seats, या the audience are requested to be in their seats। और लास्ट वाला सेंटेंस देखो, यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है, मैं रीड आउट करके बता देता हूं आपको। द ऑडियंस वाज या वर प्रोवोक्ड, प्रोवोक्ड का मतलब होता है भड़क जाना, प्रोवोक करने का मतलब होता है भड़काना या भड़क जाना, ठीक है। तो ऑडियंस भड़क गई, कैसे भड़की, आफ्टर लिसनिंग टू हिज स्पीच, उसकी स्पीच या भाषण सुनने के बाद ऑडियंस क्या हो गई, क्या हो गई, ऑडियंस भड़क गई। ओके, तो अगेन ऑडियंस के लिए दो सेंटेंस हो गए। तो ऑडियंस पहले सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से बताओ, इज या आर, और सेकंड सेंटेंस में बताओ ऑडियंस सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से वॉज या वर। बोलो, फर्स्ट में इज, सेकंड में, अब की बार उल्टा है, अब की बार उल्टा है, इस ऑडियंस के साथ आर, इसके साथ वॉज, ठीक है। तो सबके सारे आंसर्स में नोट कर लेता हूं। यहां पे कंसिस्ट सही था, यहां पे वर सही था, यहां पे इज सही था, यहां पे हैव सही था, यहां पे ऑडियंस के साथ में आर सही है, यहां पे ऑडियंस के साथ में। क्या आप कुछ पैटर्न पहचान पाए कि कब तो कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर मानना है और कब प्लूरल मानना है? इन सेंटेंस की मदद से कुछ पैटर्न पहचान पाए? कुछ भी नहीं समझ आ रहा, ब्लैंक बिल्कुल? ओके, चलिए सुनिए ध्यान से। देखो बेटा, कलेक्टिव नाउन जब कोई काम करती है, एक्शन करती है, तो उसके हिसाब से आपको वर्ब के बारे में सोचना है। तो कलेक्टिव नाउन थोड़ी ना एक्शन करती है, उसके मेंबर्स करेंगे ना एक्शन, उसके मेंबर्स करेंगे। मैंने कहा कि इस फैमिली ने बहुत काम किया, फैमिली कैसे काम करेगी, फैमिली के मेंबर्स ने काम किया होगा ना। तो अगर उस कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स एक साथ मिलजुल के एक ही डायरेक्शन में एक जगह फोकस होकर काम करें, एक ही काम करें, तब उस कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर माना जाता है। ओके, लेकिन उस कलेक्टिव नाउन के जो मेंबर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट काम करें, अलग अलग काम करें, अलग अलग फोकस होकर काम करें, तब उस कलेक्टिव नाउन को प्लूरल माना जाता है। समझ आया, समझ आया? अब सुनना, अब इसको कनेक्ट करो इन 6 सेंटेंस से। देखो, इस ज्यूरी में 10 जजेस हैं, इस ज्यूरी में 10 जजेस, तो यहाँ पे कहीं पर भी बट के काम करने का सेंस आ रहा है क्या? फोकस होके भाई ये एक जूरी है, इसमें 10 जजेस है, तो ये सिंगुलर की तरह ट्रीट हो रहा है, तो यहाँ पे तो हमने सिंगुलर लगा दिया। लेकिन ये जूरी अपने अपने राय मशवरे में बटी हुई है, बटी हुई है, यानी कुछ जजेस कह रहे हैं ये है, कुछ जजेस कह रहे हैं ये है, तो बट गई ना। तो बट के काम करने का सेंस आएगा, तो उस कलेक्टिव नाउन को क्या कहेंगे? प्लूरल कहेंगे। ओके, नेक्स्ट। आर्मी जो है हाईली डिसिप्लिन है, तो भारतीय फौज जो है हाईली डिसिप्लिन है, यानी भारतीय फौज का हर एक मेंबर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, तो एक ही काम हो रहा है, सबके लिए एक ही काम कहा जाता है, तो फिर सिंगुलर। आर्मी ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली, तो क्या सारे के सारे सैनिक एक ही पोजीशन पे चले गए क्या? भाई हम सब यहाँ बैठे हैं, दुश्मनों को दिया वहां से निकल जाए, ऐसे थोड़ी ना। सबने अपनी अपनी पोजीशन ले ली, कोई ईस्ट गया, कोई वेस्ट गया, कोई नॉर्थ गया, कोई साउथ गया, कोई पेड़ के पीछे गया, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया। तो ये बट के काम कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, एकजुट होकर काम नहीं कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। तो अपना अपना अलग अलग काम करेंगे तब वो प्लूरल कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर्मी हैव टेकन देयर पोजीशंस। ठीक है, आ जाओ। ऑडियंस से रिक्वेस्ट की जाती है अपनी अपनी सीट पे बैठे, तो ऑडियंस क्या आदमी लोग ही तो है वो, तो क्या सारे के सारे एक ही सीट पे बैठेंगे क्या? अपनी 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 अपनी, तो ये प्लूरल की तरफ हो गया। ऑडियंस भड़क गई, तो सारे की सारी ऑडियंस भड़क गई ना, ऐसा थोड़ा ना कि एक आदमी भड़का एक नहीं भड़का। इस सेंटेंस में तो ऐसा ही करा है कि सारी की सारी ऑडियंस भड़क गई, तो एक ही काम हो रहा है,
एक ही काम हो रहा है तो सिंगुलर। अभी समझ में आ गया होगा कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं तो वो प्लूरल है, और एक ही काम हो रहा है, एक ही फोकस होकर काम हो रहा है तो वो फिर क्या हो जाता है, सिंगुलर होता है। तो रूल्स आर, ऊपर जो रूल्स हैं वो भी देख लो। जब वो ग्रुप की तरह काम करते हैं, जब वो ग्रुप की तरह काम करते हैं तो वर्ब सिंगुलर, फाइन। और जब वो ग्रुप के मेंबर्स की तरह काम करते हैं तब वर्ब प्लूरल। अब देखो ग्रुप की तरह काम करना और ग्रुप के मेंबर्स की तरह काम करना कैसे डिसाइड करोगे, जो मैंने आपको लॉजिक बताया कि वो सारे के सारे मेंबर्स अगर अपना अपना काम कर रहे हैं तो वो ग्रुप के मेंबर्स की तरह काम हो रहा है, वहां पे उस कलेक्टिव नाउन का मतलब उसके मेंबर्स से है, और अगर वो एक ही काम करेंगे तब वो एक पूरा ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं। ओके फाइन। जब वो ग्रुप की तरह काम करते हैं तो उसका क्वेश्चन कभी भी पूछेंगे तो विच से पूछेंगे, और जब वो ग्रुप के मेंबर्स की तरह काम करेंगे तो उसका क्वेश्चन किससे पूछेंगे, हु की तरह पूछेंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज करो मैंने कहा जैसे मैं इसका क्वेश्चन पूछूं, द आर्मी ऑफ इंडिया इज या आर हाईली डिसिप्लिन, तो मैं इसका क्वेश्चन पूछूंगा विच आर्मी इज हाईली डिसिप्लिन, विच आर्मी, कौन सी आर्मी जो है वो हाईली डिसिप्लिन है, क्योंकि ये ग्रुप के मेंबर की तरह काम हो रहा है तो इसका क्वेश्चन बनेगा तो विच से बनेगा, और ग्रुप की तरह हो रहा है, ग्रुप के मेंबर की तरह नहीं हो रहा है, एक सिंगल ग्रुप की तरह काम हो रहा है तो उसका क्वेश्चन किससे होगा, विच से होगा। यहां पे मैंने कहा कि आर्मी ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली, तो मैं पूछूंगा किसने अपनी अपनी पोजीशन ले ली, तो यहाँ पे जो क्वेश्चनिंग होगी वो विच से नहीं होगी, हु से होगी। क्या क्वेश्चन बनेगा, हु हैव टेकन देयर पोजीशन, कौन है वो जिसने अपनी अपनी पोजीशंस ले ली। ग्रुप के मेंबर्स की तरह क्वेश्चन बनेगा हु से, ग्रुप की तरह मेंबर्स क्वेश्चन बनेगा विच से, और इसके साथ में वर्ब सिंगुलर, इसके साथ में वर्ब प्लूरल। ओके क्लियर है अभी सारी बातें। चले नेक्स्ट। तो ये कलेक्टिव नाउन के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। हाँ, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज लगता नहीं है कि आज की क्लास में अपन खत्म कर पाएंगे, नाउन पूरा एक क्लास और लेनी पड़ेगी, चलो जितना हो सकता है उतना देखते हैं। हाउ टू यूज अपोस्ट्रोफे, वेरी इंपॉर्टेंट। सब जानते हैं या कुछ कुछ आधा अधूरा जानते हैं कि अपोस्ट्रोफे एस क्या होता है, बट इसके रूल्स सारे नहीं जानते आप, और अक्सर गलत यूज करते हैं। ठीक है, कई बच्चों ने मुझको आके कहा है कि सर आपने अपनी कोचिंग का नाम गलत रखा हुआ है, इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी लाइक दिस, बट आवर कोचिंग नेम इज, आपने अगर नोटिस किया ये नाम है हमारी कोचिंग का, हमारी कोचिंग का ये नाम है, जबकि कईयों को लगता है कि ये होना चाहिए, मैं कहता हूं नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, उसके लिए अपोस्ट्रोफे एस के कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे आज के टॉपिक में। ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अपोस्ट्रोफे हमेशा एक नाउन के आगे लगता है, हमेशा एक, इसीलिए इसका जो अस्तित्व है वो नाउन चैप्टर में है, इसको सीखना भी किस में है, नाउन चैप्टर में। ठीक है, तो टॉपिक नेम इज हाउ टू यूज अपोस्ट्रोफे एस, अपोस्ट्रोफे एस, ये जो डैश का निशान है इसको क्या कहेंगे, अपोस्ट्रोफे, क्या कहेंगे, और उसके आगे एस लग जाता है इसलिए इसको एक साथ पढ़ते हैं अपोस्ट्रोफे एस, और इस अपोस्ट्रोफे एस को यूज कैसे करना है अपने को सीखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग वाइज समझो बेटा, अपोस्ट्रोफे एस जो है वो लगता ही क्यों है सर, वो लगता ही क्यों है, तो आंसर इज टू शो पोजीशन, टू शो पोजीशन, पोजीशन, टू शो पोजीशन। अब पोजीशन का मतलब पता है किसी को, क्या, संबंध, संबंध भी कह सकते हैं लेकिन पोजीशन का मतलब संबंध नहीं होता। हाँ, वहां पे संबंध कारक के वो आएंगी, काके की, वो एक अलग चीज है, बट वैसे पोजीशन का मतलब क्या है नहीं पता। जैसे ये फोन मेरी पोजीशन में है, जैसे कई बार आप सुनते हो ना कि जैसे कोई फ्लैट या मकान लेने जाते हैं तो कहते हैं ना अभी तक पोजीशन नहीं मिला, अभी तक पोजीशन नहीं मिला, यानी फ्लैट बन रहा है, पोजीशन मिलना यानी चाबियां मिल जाना, जैसे कार का पोजीशन मिल जाना। पोजीशन का मतलब होता है स्वामित्व, मालिक हो जाना, स्वामित्व या मालिक हो जाना, उसको कहते हैं पोजीशन। ओके, तो पोजीशन शो करने के लिए, स्वामित्व या मालिकाना हक शो करने के लिए, मालिकाना हक शो करने के लिए हम अपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं नाउन के आगे। कैसे, देखो ऐसे, एक छोटा सा फ्रेज लिखता हूं मैं, राम्स बुक, क्या मतलब है इसका, राम की किताब, तो राम का बुक पे पोजीशन शो हो रहा है क्या, राम की बुक है तो राम का मालिकाना हक शो हो रहा है ना कि मेरी किताब है, तो राम का बुक पे पोजीशन शो करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी,
अपोस्ट्रोफे एस। इज दिस क्लियर? अगर मैं ये अपोस्ट्रोफे एस हटा दूं तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। राम बुक, राम किताब, कुछ मतलब नहीं है। तो अपोस्ट्रोफे एस जैसे ही लगाया। अच्छा, इसको जब अपन हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसके लिए जो चीजें निकल के आएंगी वो कुछ इस तरीके की चीजें निकल के आएंगी। का, के, की, राम की किताब। ठीक है, यानी कि जब अपन कारक पढ़ते हैं, कारक पढ़ते हैं हिंदी में, तो उसमें संबंध कारक के जो उसके निशान होते हैं, है ना, काके की, वो काके की ही अपोस्ट्रोफेस है। यानी कि ये संबंध कारक शो करता है। अपोस्ट्रोफेस क्या शो करता है? संबंध कारक शो करता है, इस तरीके से कह सकते हैं। लेकिन संबंध कारक क्या होता है? कई बार मालिकाना हक शो करता भी है, नहीं भी करता, ये हमेशा मालिकाना हक शो करता है। इज दिस क्लियर? अच्छा, दूसरी चीज, जरूरी नहीं है अपोस्ट्रोफेस लगाना। आप बिना अपोस्ट्रोफे एस लगा के भी राम का बुक पे पोजीशन शो कर सकते हो। दूसरा तरीका है, कैसे? द बुक ऑफ राम, द बुक ऑफ राम, राम की किताब। इसमें कहीं भी अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाया मैंने, नहीं लगाया, लेकिन इसमें अपोस्ट्रोफे एस की जगह क्या लगा? ऑफ प्रीपोजिशन। क्या लगा? ऑफ ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कोई सा भी नहीं, ऑफ ही लगेगा। यानी पोजीशन शो करने के लिए अगर कोई प्रीपोजिशन लगेगा तो ऑफ। और अगर ऑफ प्रीपोजिशन नहीं यूज करना तो फिर क्या यूज करेंगे? अपोस्ट्रोफे एस। अच्छा, यहाँ पे अपोस्ट्रोफे एस से पोजीशन शो हो रहा है, यहाँ पे ऑफ से पोजीशन शो हो रहा है। क्या दोनों में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है? देखो इधर उधर, इसमें भी इसका मतलब राम की किताब है, इसमें जो मालिक है वो पहले आता है और जिस पर अधिकार व्यक्त होता है वो बाद में आता है। इसमें जिस पर अधिकार व्यक्त होता है वो पहले आ गया, वो वाला नाउन पहले आ गया, और जो उसका मालिक है वो बाद में आता है। उल्टा है बस इसमें, ये बुक यहाँ है और ये राम यहाँ है। ओके, क्लियर है? सारी बातें क्लियर है? और एक और चीज सुन लो लास्ट में, अपोस्ट्रोफे एस के इर्द और गिर्द हमेशा नाउन आते हैं, हमेशा नाउन ही आएंगे। ऑफ प्रीपोजिशन के इर्द गिर्द नाउन आना कंपलसरी नहीं है, कुछ और चीजें भी आ सकती है, प्रोनाउन भी आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गई बात? अपोस्ट्रोफे इसके इर्द गिर्द हमेशा क्या आएंगे? नाउन ही आएंगे। तो टॉपिक ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, अब थोड़े रूल्स वाइज इसको शुरू करते हैं। देखिए, अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग अधिकार शो करने के लिए करते हैं। अधिकार यानी वही पोजीशन या स्वामित्व शो करने के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि राम्स फादर, जैसे कि बॉयज हाउस। ठीक है, राम्स फादर का मतलब क्या होगा? राम के पिता, तो राम का अपने पिता पे अधिकार शो हो रहा है। बॉयज हाउस मतलब लड़के का घर, तो लड़के का घर पे अधिकार शो हो रहा है। चेक करो, ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन, इर्द गिर्द दोनों साइड नाउन नाउन। ओके, नेक्स्ट देखो, इसका मतलब क्या हुआ? एक मिनट, इसका मतलब क्या होगा? राम्स फादर का मतलब क्या हो गया? द फादर ऑफ राम। अच्छा, बॉयज हाउस को आप इस अपोस्ट्रोफे एस हटा के ऑफ लगाना है तो कैसे लिखेंगे? लिख के बताओ। क्या? देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको? तरीका सुनो, इसको फ्लिप करना है। कर दिया? कर दिया क्या? अपोस्ट्रोफे एस की जगह क्या लगाना है? ऑफ लगाना है, और पहले वाले नाउन की जगह द लगाना है। अब ये सर द क्यों लगता है? ये फोर्थ चैप्टर आर्टिकल में सीखेंगे, ये फोर्थ चैप्टर आर्टिकल में सीखेंगे द क्यों लगा। अभी के लिए याद रखो, लगेगा। अपोस्ट्रोफे एस से जैसे हम ऑफ वाली फॉर्म में आएंगे तो फिर इसको कैसे लिखेंगे? द हाउस ऑफ बॉय। तो बॉयज हाउस क्या बन जाएगा? द हाउस ऑफ बॉय। हाँ, अब बताओ, अब बताओ विनीत, आप क्या पूछ रहे? पर्टिकुलर लड़की, हाँ, पर है तो ये एक नाउन ना, कॉमन नाउन है ना, वो प्रॉपर नाउन है और ये कॉमन नाउन है। तो किसी भी नाउन का जब स्वामित्व शो करेंगे, चाहे से वो प्रॉपर हो चाहे से वो कॉमन हो, तो अपन ये लगा सकते हैं, अपन ये लगा सकते हैं। इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब कुछ रूल्स और हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। अलग अलग केसेस में अपोस्ट्रोफे कई बार गलत लगाया जाता है, कई बार नहीं लग सकता, फिर भी हम लगा देते हैं। कब तो लगते, कब लगेगा कब नहीं लगेगा। कई बार फ्लिप होके लगता है, अपोस्ट्रोफे एस जो है फ्लिप होके एस अपोस्ट्रोफे बन जाता है। ऐसा भी हो जाता है, जैसे लर्नर्स में, लर्नर्स अकेडमी में अपोस्ट्रोफे एस थोड़ा ना रहता है, एस अपोस्ट्रोफे, लर्नर्स पहले लिखा रहता है, एस के बाद फिर अपोस्ट्रोफे लिखा हुआ है। तो वो भी सीखना है अभी, है ना, स्टार्ट हुआ है अभी ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, जॉन स्लैक्स मतलब जॉन की टांगे, तो जॉन का अपनी टांगों पे अधिकार शो हो रहा है। जॉन की टांगे, इसको हिंदी में करेंगे तो अपोस्ट्रोफे एस के आगे क्या लग जाएगा? का, के, की। ठीक है। द टेबल स्लैक्स मतलब टेबल की टांगे। अब टेबल की टांगे कैसे होंगी? जो उसके पाए हैं उसको अपन उसकी टांगे कह सकते हैं ना। टेबल की, जैसे ये टेबल है, इसके जो पाए हैं उसको अपन क्या कह सकते हैं? ये टेबल की टांगे। इसको भी आप ऑफ वाली फॉर्म में चेंज करो, इसको भी आप ऑफ वाली फॉर्म में चेंज करो, करो।
तो जॉन्स लेग्स को जैसे उसको किया, इसको भी करो, बोलो द लेग्स ऑफ जॉन्स। ये तो सबसे गलत होगा। देखो भैया, अगर आपने अपोस्ट्रोफे एस को ऑफ में चेंज कर दिया तो अब दोबारा अपोस्ट्रोफे एस मत लगा देना, दोनों में से एक ही चीज लगेगी। दोनों में से एक ही चीज लगेगी, या तो अपोस्ट्रोफे एस लगेगा या ऑफ लगेगा। ऑफ लग गया तो अभी अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगेगा। इसको करना कन्वर्ट, द लेग्स ऑफ द टेबल। भाई द टेबल वहां चला गया, लेग्स यहाँ चला, लेग्स की स्पेलिंग गलत लिख दी, लेग्स यहाँ गया, और लेग्स से पहले द लग ही रहा है, सबके पीछे द लग रहा है, मतलब पहले नाउन के पीछे द लग रहा है। वो क्यों लग रहा है वो हमने डिसाइड कर ही दिया कि आर्टिकल में डिटेल में सीखना है अपने को। द लेग्स ऑफ द टेबल, यहाँ तक क्लियर है? कहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे भी द लगा हुआ है, यहाँ पे इस टेबल के आगे द तो ऑलरेडी लगा हुआ है ना, तो इस पूरे नाउन को एज इट इज उठा लिया हमने। देखो ग्रामर मैथ से कुछ अलग नहीं है, ऐसे उठा के ऐसे रख दिया, बिल्कुल मैथमेटिकल तरीके चलते हैं इसमें। जैसे मैथ्स में कॉमन निकालते हैं हम, आगे कुछ कॉन्सेप्ट में कॉमन भी निकाला जाता है, ग्रामेटिकल सेंटेंस में से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, ऐसे भी होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि अपोस्ट्रोफे एस जिसके आगे लगा हुआ था जॉन, वो एज इट इज राइट साइड में आ गया। यहाँ पे अपोस्ट्रोफे एस पूरे नाउन के द टेबल के साथ लगा हुआ है, तो द टेबल एज इट इज राइट साइड आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इसका जो आंसर होंगे जो आपने बताया करेक्ट है बिल्कुल। इसको क्या लिखेंगे? द लेग्स ऑफ जॉन, और इसको लिखेंगे द लेग्स ऑफ द टेबल। अब देखो स्क्रीन पे, 1 2 3 4, इन चार में से ये 4 फ्रेजेस लिखे हुए हैं, पद लिखे हुए हैं कुछ, एक फ्रेज गलत है। पहचानो कौन सी? पहले तो पहचानो, उसके बाद पता करेंगे क्या गलती है। हालांकि हमने पूरा रूल्स के अकॉर्डिंग किया है, बट यहाँ पे मैं फर्दर दूसरा रूल इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। तो पहले तो आप पहचानो इन 4 फ्रेजेस में से कौन सा एक फ्रेज है जो गलत है। सेकंड किसको मानेगा, इसको या इसको? बोल के बता, ये सेकंड या ये सेकंड? ये गलत है, ये तो सही है। द टेबल स्लैक्स, ये गलत है। क्या गलती है? टेबल की टांग। बेटा ये द को आप फोकस ही मत करो, आर्टिकल के बारे में अभी अपन ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। सही है वो, हाँ ये सही, मतलब ये द टेबल सही है। ये पूरा फ्रेज सही है या गलत है वो नहीं कह रहा हूं, ये पूरा फ्रेज तो गलत हो सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट, आप कह रहे हो कि द गलत है, द तो सही लगा हुआ है वहां पे, यही गलत है, यही गलत है। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफे एस का अब सेकंड रूल इंट्रोड्यूस शुरू हो रहा है। अभी तक तो कोई रूल बनाई नहीं, अभी तो डेफिनेशन थी। अब फर्स्ट रूल सुनो उसका, इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अपोस्ट्रोफे एस जिस नाउन के आगे लगता है वो नाउन हर हाल में लिविंग होना चाहिए, नॉन लिविंग वस्तु नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जॉन इज ए लिविंग पर्सन बट द टेबल इज नॉट ए लिविंग पर्सन, इट इज ए नॉन लिविंग थिंग। समझ आई बात? क्लियर? चलो, सो दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज रॉन्ग, एंड दिस वन इज करेक्ट। ओके, द रूल इज अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग लिविंग, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं सजीव नाउन के साथ करते हैं। अब सुनो, सजीव नाउन के साथ करेंगे तो कौन सा नाउन? 2 नाउन आ रहे हैं सर, इसको चेक करूं या इसको चेक करूं? इसको चेक करो, जिसके आगे वो लग रहा है। वो चीज चाहे से निर्जीव भी होगी तो चलेगी, जिसके आगे वो लग रहा है ना, वो चीज सजीव होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर बाई चांस वो निर्जीव वस्तु के आगे लग गया तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। तो उसको फिर लिखें कैसे सर? ऐसे लिखो ना, ऑफ में। ऑफ में सब सही है, ऑफ प्रीपोजिशन का कोई रूल नहीं है कि निर्जीव सजीव है, ऑफ में तो सारे ही सही है, तो उसको फिर आप ऑफ की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको अपोस्ट्रोफे एस की तरह यूज करना चाहते हैं तो फिर मेक श्योर कि यहाँ पे एक सजीव प्राणी होना चाहिए, निर्जीव वस्तु नहीं होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ऑफ का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं, जबकि नॉन लिविंग निर्जीव नाउन के साथ ऑफ का। फिर ऑप्शन ही एक बचता है। देखो सजीव के साथ तो 2 ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी करेक्ट, ये ऑप्शन भी करेक्ट। निर्जीव के साथ में एक ही ऑप्शन बचता है, क्या? ऑफ। ये हमेशा इसमें क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। इज दिस क्लियर? चलें आगे? ठीक है, नेक्स्ट देखो। हाँ जी, अब सुनिए, अब बात करते हैं
कि नाउन का कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं कि किसके आगे अपोस्ट्रोफे एस लगता है और किसके आगे उल्टा हो जाता है, एस अपोस्ट्रोफे लगता है। ठीक है, तो देखो नाउन को ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम बात करें तो दो तरह के नाउन ऐसे हैं जिनके आगे जनरली अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग करते हैं। एक है प्रॉपर नाउन, एक है कॉमन। अभी भी अपन ने जो नाउन यूज किए जैसे राम यूज किया और बॉय यूज किया, तो या तो प्रॉपर यूज कर रहे हैं या फिर कॉमन यूज कर रहे हैं, है ना। ठीक है, अब कॉमन नाउन जो होते हैं बेटा, प्रॉपर नाउन तो अनकाउंटेबल होते हैं, सीखा है ना हमने। कॉमन नाउन काउंटेबल होते हैं। कॉमन नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, तो अनकाउंटेबल का तो प्लूरल होता ही नहीं है। जैसे राम का कभी भी राम्स तो नहीं होता। अच्छा, अब एक चीज सुनना बेटा, राम्स और राम्स दो अलग अलग चीजें, ठीक है। तो ये तो यूज हो सकता है, ये यूज नहीं हो सकता। यहाँ पे तो आपने इसका प्लूरल बनाने की कोशिश करी, यहाँ पे आप अपोस्ट्रोफी एस लगा के पोजीशन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये तो करेक्ट है, पोजीशन स्थापित कर सकते हो, लेकिन राम का प्लूरल नहीं कर सकते। ओके ना, फाइन, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता, बट काउंटेबल नाउन का तो प्लूरल होता है क्या, काउंटेबल नाउन का तो प्लूरल होता है। तो काउंटेबल नाउन के दो कैटेगरी बन गई, एक तो बन गई काउंटेबल सिंगुलर और एक बन गई काउंटेबल प्लूरल, या कॉमन सिंगुलर कॉमन प्लूरल। फॉर एग्जांपल कॉमन नाउन में हमने ले लिया बॉय, तो बॉय का सिंगुलर फॉर्म बॉय और प्लूरल फॉर्म, ओके फाइन, यहां तक क्लियर है। अब जो प्लूरल नाउन है अगेन वो दो कैटेगरी में डिवाइड है। हमने सीखा था रेगुलर प्लूरल और इरेगुलर प्लूरल। जैसे बॉय तो रेगुलर प्लूरल है, लेकिन एक नाउन आया था मैन, उसका प्लूरल मैंस नहीं होता था, क्या होता था, मैन होता था, इरेगुलर प्लूरल। ठीक है, तो प्लूरल कैटेगरी भी फिर दो फॉर्म में डिवाइड हो गई। एक हो गई जिसके अंत में, अच्छा सॉरी 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 यहाँ पे हाँ वो कह सकते हो आप, देखो बॉय का प्लूरल जो होता है वो बॉयज होता है, क्या होता है, क्या होता है, बॉयज। और मैन का प्लूरल क्या होता है, एमियन। तो ये वो कैटेगरी है जिसके प्लूरल फॉर्म में, ये वो कैटेगरी जिसके प्लूरल फॉर्म में एस है, और ये वो कैटेगरी जिसके प्लूरल फॉर्म में एस नहीं है। तो बात वही है, रेगुलर या इरेगुलर की तरह समझो, या सिंपल देसी भाषा में ऐसे समझो कि वो प्लूरल नाउन जिनके अंत में एस आता है और वो प्लूरल नाउन जिसके अंत में एस नहीं आता। ये पूरा चार्ट बन गया। अब इस चार्ट में कहां तो अपोस्ट्रोफे एस लगेगा और कहां एस अपोस्ट्रोफे लगेगा, ये सीखना है अपने को। ठीक है बेटा, तो देखो पहली जो कैटेगरी है प्रॉपर नाउन, इसके आगे हमेशा अपोस्ट्रोफे एस लगेगा, क्या लगेगा। सेकंड कैटेगरी कॉमन, कॉमन सिंगुलर कॉमन प्लूरल, ये तो एक तरीके से एक कैटेगरी ये हो गई, एक कैटेगरी ये हो गई, एक चार कैटेगरी हो गई, एक दो, फिर ये दो में डिवाइड हो गई तो तीन चार, चार कैटेगरी के हिसाब से हमको सीखना है। कॉमन सिंगुलर के आगे भी हमेशा क्या लगेगा, अपोस्ट्रोफे एस लगेगा। ठीक है, जिसके अंत में एस ना हो उसमें भी क्या लगेगा, लेकिन जिसके अंत में एस हो, यहां पे वो अपोस्ट्रोफे एस ना लग के क्या लग जाता है, एस अपोस्ट्रोफे लगता है। तो केवल लास्ट कैटेगरी है जिसके आगे, जिसमें अपोस्ट्रोफे एस की तरह यूज ना होके, पता है क्यों, क्योंकि एक एस तो ऑलरेडी लग गया, इसके अंत में एस आ रहा है, इसके अंत में एस आ रहा है ना, जैसे बॉयज आ रहा है, तो अब दोबारा अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगेगा, केवल और केवल क्या लगेगा, अपोस्ट्रोफे लगा के छोड़ देंगे, मतलब इसकी जो शक्ल है एस अपोस्ट्रोफे जैसी दिखाई देगी। इज दिस क्लियर। तो इस पूरे चार्ट को अगर टेक्निकली समझे तो ये है, और शॉर्ट भाषा में समझें तो ये है कि अगर किसी नाउन के आगे ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो दोबारा अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाना, केवल और केवल क्या लगाना, अपोस्ट्रोफे। लेकिन ये एस उसको प्लूरल बनाने के लिए लगा हुआ होना चाहिए, किसी और मकसद से नहीं। जैसे मान लो किसी नाउन की सिंगुलर फॉर्म में भी एस आ जाए तो आ जाए, वो एस उसको प्लूरल बनाने के लिए नहीं आया, उसके सिंगुलर नाम के आगे एस है। मान लो किसी का नाम है, अभी तक अपन इंग्लिश के, अपन तो हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारे हिंदी नाम होते हैं, अंग्रेजी नाम है, मान लो किसी के आगे भी आएगा, है ना, किसी के नाम के आगे वैसे ही एस लगा हुआ है वो एक ही आदमी, लेकिन उसका नाम ही ऐसा है कि वो एंड एस पे होता है। तो वो एस लगने से आप कहो सर अब मैं इसके आगे अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाऊं, उसके आगे तो लगाओ ना, वो एस उसको प्लूरल बनाने के लिए थोड़ा आया है, वो तो उसके नाम के एंड में ही है ना। ओके, क्लियर है, फिर से सुनो, इस रूल को खत्म करते हैं पहले। अपोस्ट्रोफे एस, अपोस्ट्रोफे एस, अपोस्ट्रोफे एस, बट यहां पे क्या लग जाएगा, एस अपोस्ट्रोफे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो, चलो एक एक, रवीज मदर, रवि एक प्रॉपर नाउन है तो इसके आगे अपोस्ट्रोफे एस लग सकता है। इसका एग्जांपल देखो, कॉमन सिंगुलर, कॉमन सिंगुलर जैसे अभी बॉय बोला था मैंने, बॉयज फादर,
तो बॉय कॉमन सिंगुलर नाउन है, तो उसके आगे क्या लग गया? अपोस्ट्रोफ एस। इसका एग्जाम्पल देखो, ऐसा कॉमन प्लूरल नाउन जिसके अंत में एस ना हो, मतलब प्लूरल भी हो लेकिन एस ना हो। जैसे MAN का प्लूरल क्या होता है? MEN। तो प्लूरल भी है कॉमन नाउन लेकिन उसके आगे एस नहीं लगा हुआ है, तो उसके आगे भी हम अपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं, जैसे कि मेंस हॉस्टल। लेकिन एक ऐसा कॉमन प्लूरल नाउन जिसके अंत में क्या लग जाता है? एस लग जाता है, जैसे बॉय का ही प्लूरल कर दूं तो बॉयज, उसके आगे एक और एग्जांपल है विमेन्स ब्यूटी पार्लर। तो मेन भी एक ऐसा नाउन है जो प्लूरल है और एस के बिना आता है, विमेन भी एक ऐसा नाउन है जो प्लूरल है और एस के बिना आता है, तो इसके आगे हम अपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं क्योंकि इसका अंत एस से नहीं हो रहा है। लेकिन इधर आ जाओ, इसका अंत एस से हो रहा है, तो हम बॉयज के आगे दोबारा अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाएंगे, केवल और केवल क्या लगाएंगे? सिंगल अपोस्ट्रोफ लगाएंगे, बॉयज हॉस्टल या गर्ल्स कॉमन रूम। समझ गए? क्लियर है? यह पूरी स्टोरी को एक सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन डिवाइड करें तो ऐसे लिख सकते हैं कि किसी नाउन का के एंड में एस नहीं आ रहा हो तो यू कैन यूज अपोस्ट्रोफ एस, यू कैन यूज अपोस्ट्रोफ एस। लेकिन किसी नाउन के एंड में एस ऑलरेडी लगा हुआ है, किस पर्पस से? टू मेक इट प्लूरल, मतलब ये एस इसको प्लूरल करने के लिए आना चाहिए, एस इसको प्लूरल करने के लिए आना चाहिए, तो फिर आप ओनली अपोस्ट्रोफे लगा के छोड़ दोगे और एस पहले लगा हुआ होगा तो इसकी शक्ल कुछ एस अपोस्ट्रोफे जैसी दिखाई देगी। ओके, अब बात करते हैं लर्नर्स अकेडमी की। तो लर्नर्स अकेडमी में ऑलरेडी एस लगा हुआ है, भाई मैं लर्नर्स कहूंगा तो ऑलरेडी एस लगा हुआ है, और ये एस इस लर्नर नाउन को प्लूरल करने के लिए लगा हुआ है। तो अगर एस ऑलरेडी लग गया टू मेक देम प्लूरल, तो अब दोबारा अपोस्ट्रोफे एस नहीं आएगा, स्वामित्व अगर स्थापित करना है आप केवल अपोस्ट्रोफे लगा दोगे। तो करेक्ट वर्ड इज लर्नर्स अकेडमी। अगर मैं इसको लर्नर्स अकेडमी ऐसे लिख देता हूं तो गलत तो नहीं होगा वो, लेकिन मीनिंग चेंज हो गया। गलत तो ये भी नहीं है बट मीनिंग चेंज हो गया। इसमें लर्नर कोई एक ही लर्नर है, उसकी अकेडमी है, और उसमें सारे लर्नर्स आ गए, यानी सारे स्टूडेंट्स हो गए। समझ में आ गई बात? तो अगर ये सिंगुलर होता तो अपोस्ट्रोफे एस लगता है ना, लेकिन प्लूरल होता और एस लगा हुआ होता तो अपोस्ट्रोफे लगता। तो मैं केवल एक ही लर्नर को थोड़ा ना अकेडमी में बिठाऊंगा, बहुत सारों को बिठाऊंगा। सो इट इज लर्नर्स अकेडमी, जिसमें वो प्लूरल फॉर्म में। अपोस्ट्रोफे का मतलब पहले नाउन का दूसरे नाउन पे अधिकार व्यक्त करना, काके की लगाना, मतलब काके की का एक सब्स्टिट्यूट है। लर्नर्स की अकेडमी, सीखने वालों की अकेडमी, तो एक ही सीखने वाला थोड़ी ना है। इन केस अगर मुझे एक ही सीखने वाला बिठाना है तो मैं इस तरीके से यूज करूंगा। यानी कुल मिला के यहाँ पे ये एक सिंगुलर नाउन है, ये क्या है? एक। और यहाँ पे ये जो लर्नर्स है ये एक प्लूरल नाउन। ओके, क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया ना? लर्नर अकेडमी, लर्नर्स अकेडमी। एक सिंगल लर्नर का अकेडमी पे अगर स्वामित्व स्थापित करना है, पोजीशन स्थापित करना है, तो यू विल यूज अपोस्ट्रोफे एस। बहुत सारे लर्नर्स का अगर अकेडमी पे अगर वो पोजीशन स्थापित करना है तो यू विल ओनली यूज अपोस्ट्रोफे। इसीलिए हमारे इंस्टीट्यूट का नाम ये है, ना कि ये। अभी क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ अपोस्ट्रोफे। हाँ, क्या लिखा है? दिस कंट्रीज पॉपुलेशन, मतलब इस देश की जनसंख्या। इंडियाज पॉपुलेशन मतलब भारत की जनसंख्या। वहां पे भी इस देश की जनसंख्या की बात हो रही है, यहां पर भी भारत की जनसंख्या की बात हो रही है। दोनों में से एक फ्रेज गलत है, एक फ्रेज सही है। कौन सा? ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है। आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि इंडियास ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, बुक में लिखा रहता है, तो अब बहुत बार सुन लिया तो गलत तो होगा ही नहीं। तो होता तो उसी टाइम टीचर बता देता कोई ना कोई, है ना? ऊपर वाला गलत है, इसी तुक्के से बोल रहे हो, है ना? तो बताओ। अच्छा, तो एक ही कंट्री की पॉपुलेशन नहीं कह सकता मैं, जरूरी है कि बहुत सारे कंट्रियों की पॉपुलेशन कहूं? भाई बॉय का बॉयज हो सकता है, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना मैं बॉयज ही लिखूं, मैं तो बॉय भी लिख सकता हूँ। बॉयज फादर, लड़के का, लड़के के पिता, बॉयज हाउस, लड़के का घर। सो आपने सही पहचाना। चलो रूल देख लो, आपने सही पहचाना। अच्छा, कुछ एक एग्जाम्पल और है। दिस रिवर्स वाटर
द गंगास वाटर। चारों को फिर एक साथ एनालाइज करो। चलो बताओ इन दोनों में से कौन सा सही है? दिस रिवर्स वाटर, गंगास वाटर। इस नदी का पानी, गंगा का पानी, इन दोनों में से कौन सा सही है? दोनों ही सही है भाई। गंगा यहाँ पे नदी का नाम है ना, गंगा नदी का पानी, इस नदी का पानी, दोनों सही है। कौन सा सही, कौन सा? हाँ हाँ बोलो। इसमें लिविंग क्या है? देखिए बेटा एक चीज समझिए, लिविंग जो चीज होती है उसको आप ऐसे ट्रीट करेंगे कि कोई भी एक ऐसी चीज इस प्रकृति में जो विथआउट किसी की मदद से मूव हो रही है वो लिविंग है। किसी भी की भी मदद से, जो जैसे ये पेन है तो बिना किसी की मदद से मूव थोड़ा हो सकता है, तो ये नॉन लिविंग हो गया डेफिनेशन वाइज। नदी तो बहती है ना अपने आप। तो वी विल ट्रीट, अच्छा इंडिया। अब देखिए इंडिया का मतलब एक देश है। इंडिया का मतलब क्या है? एक, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि सर लिविंग सोचूं, नॉन लिविंग सोचूं, क्या सोचूं क्या नहीं सोचूं, इस तरीके से आप सोच। तो इस तरीके के केसेस में आप जहां जहां फंसते हो उसके लिए एक रूल है जिसको अपन यहाँ पे डिस्कस, चलो एक बार बता देते हैं कौन सा फ्रेज सही है कौन सा फ्रेज गलत है। अच्छा एक एक फ्रेज और है, सुन लो। दिस शिप्स सोल्जर्स, विक्रांत सोल्जर्स। इस शिप के सैनिक, और विक्रांत भी एक शिप का नाम है। विक्रांत एक शिप का नाम, शिप मतलब जो समुद्र में जहाज चलते हैं, जो लड़ाई करने के युद्ध में काम आते हैं, ठीक है ना, उन उस शिप की बात हो रही है। वो जो जहां घूमने जाते हैं वो जहाज की बात नहीं हो रही। शिप ऐसे भी होते हैं ना जो समुद्री तटों पे लड़ाइयां होती हैं बिटवीन द कंट्रीज, उस शिप की बात हो रही है। उसमें एक शिप का नाम है विक्रांत। तो विक्रांत के सोल्जर्स और यहाँ पे दिस शिप के सोल्जर्स। तो चलो पहले हम देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। अच्छा हाँ, इन सबको ऑफ में चेंज करना जरा। द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री, इसको करना जरा। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इसको करना जरा। द वाटर ऑफ दिस रिवर, इसको करना जरा। द वाटर ऑफ द गंगा, नदी के नाम से पहले हमेशा द लगाते हैं, याद रखना, आर्टिकल में बाकी सीखेंगे। हाँ, द सोल्जर्स ऑफ दिस शिप, और इसमें ऑफ विक्रांत। विक्रांत यहाँ पे ऑब्वियसली कोई इंसान नहीं है, एक शिप है। ओके देखो ऑफ के केस में तो सारे ही करेक्ट हैं। ऑफ के केस में तो सारे ही करेक्ट हैं। और अगर ऑफ के केस में कुछ गलत होता भी है तो प्रीपोजिशन चैप्टर में सीखा जाएगा। अभी तो ऑफ प्रीपोजिशन के केस में सारे करेक्ट। हमको सीखना है इसमें से कौन से सही है कौन से गलत है। तो एक बार सही गलत देख लो आप सारे के सारे। पहला गलत है, उधर सही, ये सही, उधर सही। ऑफ के केस में तो सारे ही सही आएंगे, वैसे भी आपको फोकस इधर करना है। ये गलत, वो तो सही है ही। ये सही, वो भी सही। ये गलत, वो सही, ये सही, और वो भी सही। तो पहले कहा था मैंने कि प्रीपोजिशन के केस में तो सारे ही सही हैं, उस पर तो फोकस करो मत। आप देखो यहाँ पे कौन से सही हुए और कौन से गलत हुए। तो कंट्रीज पॉपुलेशन गलत हुआ, इंडिया पॉपुलेशन, कंट्रीज पॉपुलेशन गलत हुआ, इंडिया पॉपुलेशन सही हो गया। रिवर्स वाटर गलत हो गया और गंगाज वाटर सही हो गया। शिप्स सोल्जर्स गलत हो गया, विक्रांत सोल्जर्स सही हो गया। ठीक है, तो अब रूल सुनिए ध्यान से। कंट्री, रिवर, शिप, इन तीन वर्ड्स के लिए अपोस्ट्रोफे एस के कुछ स्पेशल रूल्स। हाँ सिर्फ तीन, इस कैटेगरी में सिर्फ तीन। ठीक है, ये तीन शब्द। अब देखो यहाँ पे रिवर आ गया तो रिवर के आगे मैं सी भी लिख सकता हूँ, उससे रिलेटेड वर्ड्स। कंट्री के आगे मैं नेशन भी लिख सकता हूँ, उससे रिलेटेड वर्ड्स। वो अंडरस्टूड है जो उसके सिनोनिम है ना। तो ये वर्ड्स या इससे रिलेटेड वर्ड्स जब प्रॉपर नाउन की तरह आते हैं तब अपोस्ट्रोफे एस भी ले सकते हैं, और ऑफ तो वैसे भी कभी भी ले सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन की तरह कब आ रहे हैं? देखो इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, गंगा, द गंगा एक प्रॉपर नाउन है, एक किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम ही तो होता है प्रॉपर नाउन। और विक्रांत भी एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर ये एज ए कॉमन नाउन की तरह यूज होते हैं तो केवल और केवल ऑफ प्रीपोजिशन ही लगा सकते हो, उस केस में अपोस्ट्रोफे एस लगाना अलाउड नहीं है। ठीक है, अब दिस कंट्री कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है, कौन सी कंट्री ये पता नहीं है। दिस रिवर, कौन सी रिवर ये पता नहीं है। जब विशेष रिवर का नाम लेंगे तब प्रॉपर नाउन की तरह यूज हुआ। जैसे मैंने कहा बॉय कॉमन नाउन, बॉय में मैंने कहा विनीत प्रॉपर नाउन। मैंने कहा गर्ल कॉमन नाउन, मैंने कहा नितिशा प्रॉपर नाउन।
तो जातिवाचक संज्ञा होती है, पूरी जाति का बोध कराए वो तो होता है कॉमन नाउन, उसमें पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति वस्तु को स्थान का नाम होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। तो अगर एज ए प्रॉपर नाउन की तरह यूज होंगे तब आप अपोस्ट्रोफ एस लगा दोगे तो भी करेक्ट है और ऑफ लगा दोगे तो भी करेक्ट है। बट इफ यू विल यूज देम एज कॉमन नाउन तो केवल और केवल क्या करेक्ट है, केवल और केवल क्या करेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन ही करेक्ट है, अपोस्ट्रोफ एस उस केस में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ गए, क्लियर है यहां तक? ठीक है, एक लास्ट रूल इसका और बचता है और फिर कुछ सेंटेंस देखो। अपोस्ट्रोफ एस आज खत्म करते हैं। देखो, टाइम, डिस्टेंस, वेट। टाइम मतलब समय, डिस्टेंस मतलब दूरी, वेट मतलब वजन। हमको डिसाइड करना है कि टाइम, डिस्टेंस, वेट के आगे अपोस्ट्रोफ एस लग सकता है या नहीं लग सकता है। फ्रेजेस देखो, टुडेज न्यूज़पेपर, आज की अखबार। हाँ जी, या तो अंदर आके बैठ जाओ या फिर बाहर वेट करो। आज की अखबार, टुडेज न्यूज़पेपर यानी कि आज की अखबार। आपको डिसाइड करना है ये करेक्ट है या रॉन्ग है। 1 month लीव, एक महीने की छुट्टी। ए यार्ड्स डिस्टेंस, एक गज की दूरी। यार्ड का मतलब होता है गज, एक गज की दूरी। डिसाइड करो। देखो यहाँ पे ये टाइम को डिनोट करा रहा है, यहाँ पे भी ये टाइम को डिनोट करा रहा है और यहाँ पे ये डिस्टेंस को डिनोट करा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि टाइम, डिस्टेंस और वेट के आगे अपोस्ट्रोफ एस लग सकता है क्या, ये आपको सोचना है। लग सकता है कोई भी ऐसा वर्ड जो समय की जानकारी दे, टाइम की जानकारी दे, डिस्टेंस यानी दूरी की जानकारी दे, या फिर वेट को संबोधित करे, उसके आगे कैन वी यूज अपोस्ट्रोफ एस और नॉट। ये हमारे माइंड में क्वेश्चन। बोलो, कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, यानी सारे के सारे फ्रेजेस करेक्ट हैं। फिर से सोच लो, फर्स्ट वाला क्यों गलत है? रीजन, गिव प्रॉपर रीजनिंग, व्हाई इज इट रॉन्ग। कहते हैं आपका वीडियो ऑफ करो आप। बोलो, फर्स्ट वाला क्यों गलत है? बोलो। फर्स्ट वाला क्यों गलत? देखो, टुडे भी टाइम को शो करता है और 1 month भी टाइम को शो करता है। तो या तो टुडे गलत होगा तो फिर 1 month भी गलत होगा, और होंगे तो दोनों सही होंगे। तीनों ही सही है, तीनों ही सही हैं। अच्छा, एक और ले लो, 10 miles डिस्टेंस, 10 मील की दूरी। वहां पे 1 गज की दूरी थी, यहाँ पे 10 मील की दूरी, चारों ही सही है। हाँ, अब आपको रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे कि अगर एस से एंड नहीं हो रहा है तब तो अपोस्ट्रोफ है एस, और एस से एंड हो रहा है तो सिंगल केवल अपोस्ट्रोफ। वो रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे जो पिछले सीख के हैं। बट द पॉइंट इज दैट कि टाइम, डिस्टेंस, वेट के आगे हम इस अपोस्ट्रोफ एस को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसकी बात कर रहे हैं। तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। इन शब्दों को के एक्सप्रेशंस में हम अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं। तो सारे ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, अब लास्ट में जाते जाते कुछ सेंटेंस। दिस इज राम्स हाउस, बताओ मतलब। ये राम का घर है। अब घर जो है राम का है। एक फैमिली में एक ही बच्चा था राम, तो घर उसका हो गया। एक फैमिली में 2 बच्चे थे, राम और मोहन। तो पिताजी के अंतकाल के बाद अब घर दोनों का होगा, अकेले का तो नहीं होगा, दोनों को मिलेगी पोजीशन। तो अब की बार वो जो घर है मान लो 2 लोगों का है, जॉन का और मैरी का। तो दिस इज जॉन्स एंड मैरीज हाउस। इसका मतलब है ये राम का घर है, इसका मतलब है ये जॉन और मैरी का घर है। वो सेंटेंस तो नो डाउट सही होगा, इसमें तो कोई गलती दिखाई दे नहीं। लेकिन जब पोजीशन 2 लोगों का सिंगल वस्तु के ऊपर हो रहा है तब ये पोजीशन स्थापित करने का तरीका सही है या गलत है, वो आप गलत है। तो उसको सही कैसे करेंगे? दिस इज जॉन एंड मैरीज हाउस, वेरी गुड। देखिए बेटा, ये घर तो एक ही है ना, ये घर तो एक ही है ना। तो अगर अगली चीज एक ही है तो वी विल नॉट यूज अपोस्ट्रोफी एज 2 times, वी विल ओनली यूज इट 1 time। हम क्या करेंगे, इसमें इस अपोस्ट्रोफी एस को हटा देंगे, जॉन एंड मेरी एक ही यूनिट बन गई और उस यूनिट के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। समझ गए? समझ गए क्या? जॉन एंड मेरी एक ही यूनिट बन गई और उस जॉन और मेरी का घर, तो जॉन और मेरी एक यूनिट बन गई, उनका पोजीशन स्थापित हो रहा है घर पे। हाँ, ये सही होता, ये सही होता अगर हाउस की जगह हाउसेस होता, और फिर उस केस में दिस भी नहीं होता, दीज होता, और इस भी नहीं होता, आर होता। मैं 2 अलग अलग घर को संबोधित कर रहा हूं, ये
जॉन के और मेरी के घर हैं, तो अब घर दो हैं, अब घर दो हैं, ये जॉन का है और ये मेरी का है। जब घर एक का है और दो लोगों का पोजीशन स्थापित हो रहा है तो अपोस्ट्रोफे एस सिंगल टाइम ही यूज होगा। कुल मिला के अगली वाली चीज एक ही है तो अपोस्ट्रोफे एस एक बार ही लगेगा, अगली वाली चीज एक से ज्यादा है तो ही फिर एक से ज्यादा बार अपोस्ट्रोफे एस लगे जाएंगे। क्लियर है क्या अच्छी तरीके से? और ये तो आपकी 9th-10th लेवल पे भी एरर्स आती हैं, आपकी बुक में भी होंगी शायद मोस्ट प्रोबेबल, मतलब जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं ग्रामेटिकल उसमें ये एरर्स आएंगी। ठीक है, एक बार अपन कॉन्सेप्ट खत्म करें। देखो ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। टू मेक दिस करेक्ट वी विल यूज दिस इज जॉन एंड मेरीज हाउस। अब ये करेक्ट हो गया। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, रवि डज नॉट वांट एनीबडीज हेल्प। रवि को किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताना, रवि डज नॉट वांट एनीबडीज एल्स हेल्प। देखो यहाँ पे एनीबडीज का मतलब है किसी की मदद की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एनीबडीज एल्स लिखा हुआ है। एल्स का एल्स हम पता है कब लगाते हैं? जब अपन फोकस करते हैं कि किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है, मतलब प्रधानमंत्री आ जाए तो उसकी मदद की भी उसको जरूरत नहीं है, किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। एक तो अपन कहते हैं मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, तो मैं कैजुअली कह दिया भाई कोई मेरे आगे मत आओ मुझे किसी, मैंने कहा कि फिर कोई सपोज कर मेरा बेस्ट फ्रेंड आया, भाई मेरी मदद, मैंने कहा बोला ना किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है, तू भी नहीं चाहिए, तो एल्स मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है, पूरा फोकस करके कह रहे हो किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। तो इस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन तो करेक्ट है लेकिन ये एक्सप्रेशन गलत है। क्यों? देखो यहां पे एनीबडी का स्वामित्व हेल्प पे स्थापित हो रहा है, तो यहां पे एनीबडी एल्स का स्वामित्व, एनीबडी एल्स एक यूनिट है, एनीबडी एल्स एक यूनिट है, किसी की भी, किसी कोई भी हो मतलब कोई भी इंसान है यहाँ पे, तो ये अपोस्ट्रोफ एस जो है यहां से हटके कहां लगेगा? जहां पे ये यूनिट खत्म हो रही है यहां लगेगा। ये एल्स आपने एनीबडी के आगे लगाया ना, किसी भी पर्पज से लगाया, किसके आगे लगाया? एनीबडी के आगे लगाया। तो जब आपने एल्स को एनीबडी के आगे लगाया तो अब एनीबडी एल्स जो है वो एक यूनिट बन गई ना, तो अपोस्ट्रोफ एस भी उसके आगे लगेगा। ठीक है, क्या सेंटेंस बनेगा? रवि डज नॉट वांट एनीबडी एल्सिस हेल्प, एनीबडी एल्सिस हेल्प। ठीक है, दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज रॉन्ग। द करेक्ट सेंटेंस इज रवि डज नॉट वांट एनीबडी एल्सिस। तो कहने का मतलब है अगर किसी नाउन का स्वामित्व अगर आप किसी दूसरे नाउन पे स्थापित कर रहे हो अपोस्ट्रोफ एस लगा के, तो इस नाउन के आगे अगर आपको किसी भी पर्पज से कोई वर्ड लिखना पड़ रहा है तो वो वर्ड खत्म होने के बाद अपोस्ट्रोफ एस लगाओ। जैसे आप एल्स लगा रहे हो तो एल्स आप यहां इस पोजीशन पे नहीं लगा सकते, अपोस्ट्रोफ एस के बाद नहीं लगा सकते, उससे पहले लगाना पड़ेगा इस पोजीशन, एल्स आपको यहां लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, America's problems are, however, not so serious and awful as India. अमेरिका की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उतनी गंभीर और awful, awful होता है भयानक, दर्दनाक। औ का मतलब होता है कि जब अपन दर्द व्यक्त करते हैं उसको अपन कहते हैं औ। व्हाट्सएप पे भी लिख के भेजते हैं ना अपन, औ नहीं लिख के भेजते कई बार, हाँ एक्सप्रेशन लिख के भेजते हैं, उसका मतलब होता है कि आई एम फीलिंग सैड। ठीक है, तो अमेरिका की प्रॉब्लम्स उतनी गंभीर या दर्दनायक या एक तरीके से कह सकते हैं आवफुल का मतलब क्या, एक करेक्ट वर्ड मुंह में नहीं आ रहा, गंभीर और खतरनाक कह सकते हो ना, जितनी की इंडिया की है। ठीक है, इंडिया की प्रॉब्लम्स। अब बताओ सेंटेंस में क्या गलती है? अपोस्ट्रोफ एस से रिलेटेड एरर बताना। हाँ बोलो, वो ही तो डिसाइड करना है। चलो बता दिया है, अब बताओ क्या गलती है? क्यों नहीं आएगा? पहले का यहाँ कुछ भी मत बोलो, फोकस करो। अगर चीज सीखनी है तो हवा में बातें मत करो, डोंट से हवा में बातें, डोंट टॉक। हाँ बताओ, बोलो। अभी अभी हमने बात करी कि किसी भी कंट्री के नाम के आगे अगर प्रॉपर नाउन है तो अपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं, जैसे इंडिया पॉपुलेशन लिखा था तो फिर अमेरिका प्रॉब्लम्स क्यों गलत है? सही है वो भी। तो गलती तो कुछ और है, ये अमेरिका वाली गलती नहीं है कि सर अमेरिका निर्जीव है, वो चीज अपन डिस्कस कर चुके हैं कि कंट्री, शिप एंड रिवर अगर प्रॉपर नाउन की तरह यूज होते हैं तो वी कैन मेक द यूज ऑफ अपोस्ट्रोफ एस, दैट इज नॉट एन इश्यू, द इश्यू इज समथिंग एल्स। नहीं पकड़ आया? अमेरिका
कि आगे एस नहीं लगा हुआ ना, इसलिए अपोस्ट्रोफे एस है। अगर एस लगा हुआ होता तो फिर केवल अपोस्ट्रोफे लगता। ठीक है, वेरी गुड, लेट्स सी। देखो बेटा, हम कई बार सपोज करो पार्टी में गए, किसी की शादी में गए, तो हम कहते हैं यार मेरी शर्ट तेरे से अच्छी लग रही है, या तेरी शर्ट मुझसे अच्छी लग रही है। क्या वो सेंटेंस हमने वहां पे करेक्ट कहा? हिंदी में भी कहा तो करेक्ट कहा क्या? मेरी शर्ट तेरे से अच्छी लग रही है, क्या कहना चाहिए था? तेरी शर्ट से अच्छी लग रही है। यार कंपैरिजन हमेशा बराबर की चीजों में होता है। अगर मेरी शर्ट का कंपैरिजन है तो तेरी शर्ट आएगी ना। हाँ, मेरा कंपैरिजन तेरे से होगा कि मैं तेरे से अच्छा लग रहा हूं, लेकिन मेरी शर्ट तेरे से कैसे अच्छी लगेगी? मेरी शर्ट तेरी शर्ट से। लेकिन हम गलत यूज करते जाते हैं, और वो गलती फिर हम इंग्लिश में भी दोहराते हैं। अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन किस किस का हो रहा है। अमेरिका की प्रॉब्लम्स का कंपैरिजन आप इंडिया से कैसे करोगे? इंडिया की प्रॉब्लम से करोगे ना। बोलो बोलो बोलो। अमेरिका की प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा गंभीर नहीं है जितना कि भारत है। ये तो कोई सेंटेंस नहीं बना। भारत गंभीर क्यों हो गया भाई? अमेरिका की प्रॉब्लम्स उतनी गंभीर नहीं है जितनी की भारत की प्रॉब्लम्स हैं। अब सेंटेंस करेक्ट है, ओके। तो करेक्ट तरीका तो ये है कि इसके आगे अपोस्ट्रोफे एस लगा के प्रॉब्लम्स लगाओ। ये तो है मोस्ट करेक्ट वे ऑफ करेक्टिंग दिस सेंटेंस। लेकिन हम चाहें तो प्रॉब्लम्स को हटाकर केवल अपोस्ट्रोफे एस भी लगा सकते हैं। क्यों? जैसे मैथ्स में कॉमन लेते हैं। देखो, मेरी शर्ट तेरे से अच्छी लग रही है तो गलत है, मेरी शर्ट तेरी शर्ट से अच्छी लग रही है करेक्ट है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, इस वाले सेंटेंस में करेक्ट नहीं बैठेगा। हाँ, इसी सेंटेंस को ले लो। अमेरिका की प्रॉब्लम्स उतनी गंभीर नहीं है जितना कि भारत है, ये तो गलत है। अमेरिका की प्रॉब्लम्स उतनी गंभीर नहीं है जितनी कि भारत की प्रॉब्लम्स है, ये करेक्ट है। लेकिन मैं प्रॉब्लम प्रॉब्लम दो बार ना बोल के सिंगल टाइम बोलूं तो भी करेक्ट होगा। ध्यान से सुनना। अमेरिका की प्रॉब्लम्स उतनी गंभीर नहीं है जितनी की भारत की हैं। अब भारत की क्या है? ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स जब मैं पहले जिक्र कर चुका हूं तो अंडरस्टूड हो जाता है कि इसके बाद भी क्या है? प्रॉब्लम्स। तो इस सेंटेंस के आगे केवल एक अपोस्ट्रोफे एस लगाने से करेक्ट हो सकता है। हाँ, अगर आप प्रॉब्लम्स लिख दें तो भी इनकरेक्ट नहीं होगा, सही वो भी होगा। लेकिन प्रॉब्लम्स हटा दें, मतलब बाद में ना लगाएं, तो भी करेक्ट होगा। और कभी भी हम इंग्लिश ग्रामेटिकल सेंटेंस को करेक्ट करते हैं तो छोटे से छोटे तरीके से करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉब्लम्स ना लिख के हम सिंपली क्या कर देंगे? अपोस्ट्रोफे एस लगा देंगे। समझ आया? बोलो, समझ आया? ठीक है, अब ये बोलो, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली सरकास्टिक येट वी नेवर टेक इट सीरियसली। पहले तो सेंटेंस का मीनिंग देखो। तुम्हारे बोलने का टोन, टोन यानी अंदाज, आवाज, एज वेल एज योर फ्रेंड्स, और साथ में आपके दोस्तों का भी, रियली एक्सट्रीमली सरकास्टिक है, बहुत ज्यादा उत्कृष्ट सरकास्टिक है। सरकास्टिक का मतलब होता है व्यंग्यात्मक, बिल्कुल फुल डिटेल में। फुल डिटेल में सरकास्टिक का मतलब होता है पूरी चीज डिटेल में खोल के, या साफ साफ कह देना कहता है सरकास्टिक। भाई साफ साफ कह देते हो आप लोग, लेकिन फिर भी हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। जैसे मेरी बोलने का टोन भी सरकास्टिक है, साफ साफ कह देता हूँ बेटा फेल हो जाओगे, लेते नहीं हो तुम सीरियसली। कहता हूँ भाई ये पढ़ लो अभी तो आगे काम आएगा, ये पढ़ लो आप अभी आगे काम आएगा, बट कुछ ले रहे हैं कुछ नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ ये सेंटेंस है। अब इसमें अपोस्ट्रोफे एस से रिलेटेड एरर पहचान। और कुछ कुछ एरर आपको हिंट देता हूं इसी सेंटेंस की तरह है। कंपैरिजन, कंपेयर करो, सेम चीजों में कंपैरिजन होता है हमेशा। वेरी गुड। देखो, आपके बोलने की टोन, तो फिर आपके फ्रेंड्स की भी बोलने की टोन होगी ना। आपके फ्रेंड्स कैसे सरकास्टिक हो सकते हैं? जैसे इंडियाज प्रॉब्लम्स एंड अमेरिकाज प्रॉब्लम्स में कंपैरिजन होगा, तो वैसे के वैसे आपके बोलने की टोन और आपके फ्रेंड्स के बोलने की टोन में कंपैरिजन होगा ना। एक तरफ तो आप ले रहे हो आपके बोलने की टोन, एक तरफ आप सिंपली बोल रहे हो आपके फ्रेंड्स, कंपैरिजन हुआ क्या? करेक्ट। एज वेल एज से जब कनेक्शन होगा तो बराबर की चीजों का होगा, होगा ना, बराबर की चीज होगा। तो मैं इधर क्या लिख दूंगा? योवर। अगर करेक्ट बिल्कुल सही करना चाहो तो कैसे लिखेंगे? योवर फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स क्या क्या ऐसा आ रहा है तो केवल अपोस्ट्रोफे लगेगा, केवल अपोस्ट्रोफे, और पूरा लिखूंगा टोन ऑफ स्पीकिंग, टोन ऑफ स्पीकिंग।
तो एक तरफ तो आपके बोलने की टोन ऑफ स्पीकिंग हो गई और एक बार आपके फ्रेंड्स के बोलने की टोन ऑफ स्पीकिंग हो गई। लेकिन जैसे पहले प्रॉब्लम प्रॉब्लम दो बार ना बोल के एक बार बोल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे टोन ऑफ स्पीकिंग बोल दिया ना मैंने, तो यहाँ पे दोबारा टोन ऑफ स्पीकिंग लिखने की फिर से जरूरत नहीं है। यानी एक सेंटेंस को केवल एक ये डैश लगा के करेक्ट किया जा सकता है, सब कुछ सही हो गया। ठीक है, समझ आया? ठीक है, दोनों के आंसर्स देख लो, आंसर्स तो बता ही दिए। चलो नेक्स्ट देखो, ये अपोस्ट्रोफे के कुछ एक सेंटेंस है, ये रह जाएंगे तो फिर दोबारा सारा पढ़ाना पड़ेगा ना। हाँ बस ये लास्ट है, ये शीट लास्ट है। रवि इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन अवर कंट्री और इन अवर टाउन। हमारे टाउन का, हमारे कस्बे का रवि सबसे अमीर आदमियों में से एक है। इसमें क्या गलती है? देखो एक्चुअली जो अभी मैं रूल पढ़ा रहा हूं ना, ये जो रूल पढ़ रहे हैं, ये रूल अपोस्ट्रोफे एस का नहीं है। ये रूल जो है अपोस्ट्रोफे एस का नहीं है, ये रूल दूसरा रूल है। इसमें मतलब आपको अपोस्ट्रोफे एस से रिलेटेड एरर नहीं ढूंढनी है, ठीक है। लेकिन फिर ये रूल पढ़ा देंगे ना तो लास्ट में एक सेंटेंस आएगा, उसमें अपोस्ट्रोफे एस और इसका मिक्सचर होगा, इसीलिए इसको अपोस्ट्रोफे एस के साथ कंपाइल किया गया है ना। अभी इस सेंटेंस में आप अपोस्ट्रोफे एस से रिलेटेड एरर मत पहचानो, जनरली एरर निकालो। तो रवि इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन अवर टाउन, इसमें कोई गलती दिखाई दे रही है क्या? रवि हमारे टाउन का, जैसे निवाई ले लो, इन निवाई ले लो, रवि निवाई के अमीर आदमियों में से एक है। क्या गलती दिखाई दे रही है? वेरी गुड। मुझे एक चीज बताओ, एक में से एक होगा या बहुतों में से एक होगा? बहुतों में से एक। तो वन ऑफ के बाद वाली चीज, वन ऑफ के बाद वाला नाउन हमेशा प्लूरल लिखा जाता है, ये रूल है। वन ऑफ के बाद या मैनी ऑफ, वन ऑफ या मैनी ऑफ या मोस्ट ऑफ, इन सब के बाद का नाउन अगर आता है तो वो कैसा आता है? प्लूरल। तो मैन नाउन ही तो है, तो ये सिंगुलर नहीं होगा। निवाई के या हमारे कस्बे के सबसे ज्यादा अमीर आदमियों में से वो एक है। अगर वो सिंगल होता तो एक में से एक कैसे होगा? समझ में आ गई बात? तो रूल इज, रूल देख लेते हैं पहले, कि वन ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो वो प्लूरल आएगा। हाँ, उस नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो चलेगा। जैसे यहाँ पे मैन से पहले रिचेस्ट आ रहा है, ये इसका एडजेक्टिव है, ये इसका क्या है? एडजेक्टिव। ये रिचेस्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, आ जाए तो भी ठीक, ना आ जाए तो भी ठीक। आप फोकस किस पे करोगे? मैन नाउन पे, मेन नाउन पे करोगे। तो वन ऑफ के बाद वाला जो नाउन आएगा वो हर हाल में कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। क्लियर है? ठीक है, ये बोलो। अब ये जो सेंटेंस है बेटा, ये सेंटेंस इस वन ऑफ के रूल के साथ साथ अपोस्ट्रोफे एस वाले रूल का भी कॉम्बिनेशन। अरे यहां के बैठ जाओ भाई, अंदर आ जाओ। दिस इज द लास्ट सेंटेंस और प्रोबेबली द लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडेज क्लास। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पूरा पढ़ो अच्छे से, मीनिंग निकालो। चलो उसका, इस सेंटेंस का मीनिंग निकालो। ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंस एंड स्टेड देयर ऑल नाइट। पहले मीनिंग, उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि वो वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंस, मिनिस्टरों के घरों में से किसी एक मिनिस्टर के घर पे वो गया। अच्छा देखते हैं, मिनिस्टरों के घर में किसी एक मिनिस्टर के घर गया। अच्छा मीनिंग बताओ आपको क्या है? उसने मुझे इन्फॉर्म किया, वो गया, कहाँ गया? कहाँ गया वो? मिनिस्टरों में से किसी, वन ऑफ आ गया ना, वन ऑफ का मतलब बहुतों में से एक। मिनिस्टरों में से किसी एक मिनिस्टर के घर गया एंड स्टेड देयर ऑल नाइट, और पूरी रात वहीं रुका। इस सेंटेंस का मीनिंग तो ये है। अब एरर फाइंड आउट करते हैं। तो पहली एरर ये है कि वन ऑफ के बाद वाला नाउन, तो वन ऑफ के बाद यहाँ पे ये जो मिनिस्टर, ये तो सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है। जैसे लर्नर के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो वहां पे लर्नर सिंगुलर है, लेकिन लर्नर्स के आगे अपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो वो प्लूरल है। तो अभी ये सिंगुलर है ना, अभी ये सिंगुलर, तो इसको प्लूरल करने के लिए क्या करेंगे? लाइक दिस। अरे इधर आके बैठिए जल्दी से, लाइक दिस। अब ये करेक्ट हो गया क्या? चुपचाप आगे बैठिए, बाहर शोर मत मचाओ। अब ये करेक्ट हो गया क्या? अरे कह रहा हूं मैं, शोर मत मचाओ, चुपचाप आगे बैठो, चुपचाप आगे बैठो। बैठ गए?
जल्दी आओ, चुपचाप आके बैठ जाइए। बैठो बैठो जल्दी बैठो। हाँ, अरे समझ नहीं आती एक बार। तो जैसे ही मैंने वन ऑफ के बाद वाला नाउन प्लूरल करना है, तो जैसे ही मैंने मिनिस्टर्स की जगह मिनिस्टर्स कर दिया, तो अब ये करेक्ट हो गया आपके हिसाब से। अब इस सेंटेंस का मीनिंग बताओ। ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंस एंड स्टेड देयर। इसका मीनिंग बताओ। उसने मुझे इन्फॉर्म किया, वो गया हुआ है। कहाँ गया हुआ है? बहुत सारे मिनिस्टरों के घर। बहुत सारे मिनिस्टरों में से, बहुत सारे मिनिस्टरों में से एक के घर। तो अब चलो मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताओ। अगर मैं लिखता हूं, स्क्रीन पे देखो, बॉयज फादर, तो इसका मतलब यहाँ पे अपोस्ट्रोफे एस लगाया तो बॉय के पिता। लेकिन अगर मैं लिखता हूं बॉयज फादर, जैसे हमारे लर्नर्स अकेडमी में लिखा हुआ है, बाद में अपोस्ट्रोफे लगा हुआ है, तो बहुत सारे बॉयज के पिता हो गए नहीं? तो यहाँ पे ये घर तो बहुत सारे मिनिस्टरों का हो गया, तो सबके घर गया मतलब वो मीनिंग वाइज तो वो एक ही घर गया ना। मीनिंग वाइज वो एक ही मिनिस्टर के घर गया। तो अगर आप यहाँ पे मिनिस्टर्स के बाद में अपोस्ट्रोफे लगाते हो, तो उसका मीनिंग निकल के आ जाता है कि वो बहुत सारे मिनिस्टरों के घर पे गया, यानी कि सारे मिनिस्टरों का घर एक ही है। लॉजिकली इट इज नॉट करेक्ट कि सारे मिनिस्टरों का घर एक ही है। तो आपको लिखना तो ऐसे ही पड़ेगा, आपको लिखना तो ऐसे ही पड़ेगा, क्योंकि ये घर जो है एक मिनिस्टर का ही है, किसी एक मिनिस्टर का ही है, सारे मिनिस्टरों का ये घर नहीं है। लेकिन फिर वन ऑफ वाला रूल टूटता है। तो बेसिकली दिस सेंटेंस इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वन ऑफ वाला रूल, वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, इस वाले रूल का, प्लस प्लस अपोस्ट्रोफे एस वाले रूल का। इन दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो कई बार एग्जाम में है। कैसे इसको करेक्ट करें? एक ऐसा कोई तरीका सोचो कि वन ऑफ वाला रूल भी सेटिस्फाई हो जाए अपोस्ट्रोफे एस। देखो वन ऑफ वाला रूल करेक्ट कर रहा हूं तो अपोस्ट्रोफे एस वाला बिगड़ रहा है, अपोस्ट्रोफे एस वाला सही रख रहा हूं तो वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है वो बिगड़ रहा है। हटा दें तो उसकी जगह क्या लगाएं? ऑफ। वेरी गुड। अरे अपोस्ट्रोफे एस लगाना कोई कंपलसरी थोड़ी ना है, इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट ऑफ यूज कर सकते हैं ना। जैसे कि अगर मेरे पास बॉयज फादर लिखा हुआ है, तो किसी ने कोई कंपलसरी थोड़ा ना कर दिया कि बॉयज फादर लिखो। आप इसको फ्लिप करके कैसे लिख सकते हो? द फादर ऑफ बॉय। तो अपोस्ट्रोफी एस जहां पे लग रहा है, अच्छी बात है, जहां पे हमको तंग कर रहा है तो उसकी जगह अपन ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तंग कर रहा है, चलिए अब ये तो आपने पहचान लिया कि इसको करेक्ट कैसे करना है। करेक्ट करके बताओ, देखें ये अपोस्ट्रोफे एस जाएगा, लेकिन कैसे? अब आगे की चीजें कैसे होगी वो सोचो। देखो मिनिस्टर, अपोस्ट्रोफे एस से पहले क्या है? मिनिस्टर। और अपोस्ट्रोफे एस के बाद नहीं, अपोस्ट्रोफे एस से पहले है पूरा वन ऑफ द मिनिस्टर, ये पूरा है, ठीक है। और अपोस्ट्रोफे एस के बाद क्या है? रेसिडेंस। तो रेसिडेंस इधर आएगा और ये इधर आएगा, द रेसिडेंस। वेरी गुड, द रेसिडेंस, द रेसिडेंस। और अपोस्ट्रोफे एस की जगह ऑफ आ जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा? वन ऑफ द मिनिस्टर्स, मिनिस्टरों में से किसी एक का घर है। वन, ये पूरी की पूरी चीज इधर आएगी ना, वन ऑफ द मिनिस्टर्स। बताओ पूरे मैथ्स के रूल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? अच्छा, अब वन ऑफ के बाद ये प्लूरल कर देना, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आता है। तो देखो बेटा, इसका मतलब हो गया मिनिस्टरों में से किसी एक मिनिस्टर का घर। सब कुछ सेट हो गया। मिनिस्टरों में से किसी एक मिनिस्टर के घर गया था ना वो। अच्छा, वन ऑफ के बाद नाउन भी प्लूरल आ गया, वो भी चेक करो। तो वन ऑफ वाला रूल भी सेटिस्फाई हो गया, अपोस्ट्रोफी एस लगाया ही नहीं मैंने, ठीक है। द करेक्ट सेंटेंस विल बी, बहुत बार ये अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आया। अच्छा, अब आगे के कुछ और सेंटेंस भी हैं बट टाइम हो गया है, तो चलो इसको तो करेक्ट कर दिया ना आपने। देख लो इसको, क्लास सेंटेंस ये भी देख लो, इसको तो करेक्ट कर दिया। कैसे होगा ये? फिर से बता देता हूं, द रेसिडेंस, बोलो आगे, ऑफ, ये पूरी चीज काट देता हूं मैं इसकी जगह, द रेसिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। इस तरीके से तो ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहां पे ये वाला सेंटेंस देखिए, द हैव्स शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली एट द हैव्स नॉट। द हैव्स should not look scornfully at the haves not, rather they should try to encourage them to work hard and earn their livelihood. Haves का मतलब होता है rich people,
हैव मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा आई हैव अ पेन, तो मेरे पास एक पेन है, तो हैव्स का मतलब होता है जिसके पास कुछ हो, हैव्स का मतलब होता है जिसके पास कुछ हो, और हैव्स नॉट का मतलब होता है जिसके पास कुछ भी नहीं हो, यानी गरीब लोग, अमीर लोग, गरीब लोग। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मीनिंग निकालो। अमीर लोगों को हैव्स नॉट यानी गरीब लोगों की तरफ स्कॉर्नफुली नहीं देखना चाहिए, यानी कि अवज्ञा पूर्वक नहीं। स्कॉर्नफुली का मतलब होता है घृणा की दृष्टि से। खड़े हो जाओ तीनों आखिरी के, श्रेष्ठ एंड अंश, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। तो पंखा चला देना उठ के, अगर चलाना ही है तो चला देना, जब मैं कह रहा हूं मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए, अगर तेरे को पंखे चलाने की जरूरत है तो उठ के चला दे। किसी ने रोका है तेरे को? क्या डिस्कशन, क्या मीटिंग बिठाएगा क्या? अमीर लोगों को गरीब लोगों की तरफ स्कॉर्नफुली नहीं देखना, यानी कि घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, रेदर फिर उनको क्या करना चाहिए, बल्कि में उनको एनकरेज करना चाहिए उनको कि आप हार्डवर्क करो और अपनी आजीविका कमाओ। ये सेंटेंस हो गया। अब देखिए यहां पे ये हैव्स तो सही है, बट ये हैव्स नॉट गलत हो गया। इसका कारण ये है, इसका कारण ये है कि जब अपन नाउन को प्लूरल करते हैं तो उसके आगे एस लगाते हैं, तो एस अपन नाउन के एंड में लगाते हैं, बीच में थोड़ा लगाते हैं। जैसे बॉय का प्लूरल करना क्या होगा, तो ये एस आपने एंड में लगाया, अगर मैं बीच में लगा दूं तो ऐसे बी ओ फिर एस लगा दूं और फिर आगे लिख दूं ऐसे, फिर आई एस लगा दूं, इस तरीके से कर दूं, तो इट इज नॉट करेक्ट। ओके, लेट अस से पेन का प्लूरल, अगर मैं ऐसे लगाऊं, एस पहले लगा दूं या एस बीच में लगा दूं, चलेगा क्या? तो एस कब लगता है, जहां पे नाउन एंड होता है। एस कब लगता है प्लूरल करने के लिए, जहां पे नाउन एंड होता है। तो हैव का जो एंटोनिम बनता है वो बनता है हैव नॉट। तो हैव नॉट का जब प्लूरल करेंगे तो एस कहां लगेगा, हमने कहां लगा दिया, बीच में। भाई हैव नॉट पूरा एक नाउन है, तो उसका प्लूरल करना है तो कहां लगाएंगे, एस यहां लगाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस विल बी, मतलब द हैव्स तो ठीक है, इसको बस करेक्ट कर दो, ये क्या हो जाएगा, हैव नॉट्स। क्या हो जाएगा, हैव नॉट्स। तो हैव का प्लूरल हैव्स लगा सकते हैं अपन, लेकिन हैव नॉट का प्लूरल हैव्स नॉट ना लगा के क्या लगाएंगे, हैव्स नॉट जो लगाया वो तो वो सही है, नहीं वो गलत है, इसकी जगह क्या लगेगा, ये गलत है, इसकी जगह क्या लगेगा, हैव नॉट्स। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। एक ऐसा ही वर्ड और बताओ जिसका प्लूरल जब अपन करते हैं तो अपन गलती से एस बीच में लगा देते हैं। ठीक है, एक वर्ड आता है कप फुल। कप फुल का मतलब क्या होता है, प्याला भर के। कप फुल का मतलब क्या होता है, जैसे कप का प्लूरल क्या होता है, कप्स। कप का प्लूरल क्या होता है, कप्स। लेकिन जब अपन इसको कप फुल की तरह यूज करते हैं तो इसका प्लूरल अपन पता है क्या करते हैं, अपन लगा देते हैं कप्स फुल, जो कि गलत है। एस बीच में लगा दिया अपन ने, प्लूरल का प्लूरल करने के लिए कहां लगेगा, एस। सेंटेंस भी है शायद, इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम्स ए डे। दिन में 5 बार प्याला भर के चाय पीना हार्मफुल है। तो क्या गलती है, कप्स फुल नहीं होगा, क्या होगा, कप का प्लूरल कप्स होगा, कप फुल का प्लूरल कप्स फुल नहीं होगा, क्या होगा। कुल मिला के प्लूरल करने के लिए हम एस जो है बीच में ना लगा के कहां लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, सो दैट इज इट। ये यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस से रिलेटेड सारे रूल्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना, अब एक सेशन और लगेगा अभी इसका, जो अपन नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, कभी प्लान करते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। नाउन का एक सेशन और है इसके बाद, है ना, मतलब नेक्स्ट संडे या सैटरडे जब भी आएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।